तो जय हिंद बच्चों, मैं आपका विनय सर स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब चैनल ग्लोबल साइंस मैग्नेट में। तो आप सभी को पता होगा कि आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हम लोग एक क्रैश कोर्स लॉन्च किए हैं जिसका नाम है सम्राट क्रैश कोर्स। और उस क्रैश कोर्स में हम लोग दो सब्जेक्ट को लेकर चल रहे हैं, जिसका जो कौन कौन सा सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री और कौन सा है, इंग्लिश। हम केमिस्ट्री पढ़ाएंगे और एक सर हैं जो कि इंग्लिश पढ़ाएंगे जिनका नाम है आकाश सर। और हम इस केमिस्ट्री को कैसे पढ़ें, किस चैप्टर से कितना मार्क्स का सवाल आता है, ये सारे बातों पर हम लोग चर्चा पिछले वीडियो में कर चुके हैं। और कि एग्जाम में कैसे प्रश्न आता है, कैसे क्या होता है, टोटल हम लोग चर्चा कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। तो आप लोग जो बच्चे नहीं देखे हैं वो क्या करें कि उस वीडियो को जाकर देख ले। तो आज से हम सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि यह लेक्चर है फर्स्ट लेक्चर। हम पढ़ाएंगे क्लास 12th केमिस्ट्री। क्लास 12th केमिस्ट्री बिहार बोर्ड 2026, यानी कि जो बच्चे बिहार बोर्ड 2026 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए यह वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाली है। इस क्लास में हम पढ़ाएंगे चैप्टर 1 जिसका नाम है ठोस अवस्था, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको सॉलिड स्टेट बोलते हैं। और इस चैप्टर का हम क्या पढ़ेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चलिए आज से चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर 1 है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था इसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड स्टेट। क्या बोलते हैं? सॉलिड स्टेट। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड स्टेट। इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड स्टेट। क्या हो रहा है? सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो बोलेगा कि सर हाँ ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है हमको। ये देखिए बोर्ड एग्जाम में टोटल 4 मार्क्स का प्रश्न इससे पूछता है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिलाकर टोटल कितना मार्क्स का सवाल पूछता है? 4 मार्क्स का। लेकिन बिहार बोर्ड डबल क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी कि इसको डबल करेंगे तो टोटल कितना मार्क्स का सवाल पूछेगा? तो 8 मार्क्स का यहाँ से क्या आएगा? सवाल आएगा। 8 मार्क्स का यहाँ से क्या आएगा? सवाल आएगा। तो आप लोग ध्यान लगा के पढ़िए। यह ठोस अवस्था 3 से 4 वीडियो में हम क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। 3 से 4 वीडियो लगेगा, आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। कोई भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव कोई भी बोर्ड एग्जाम में आपको छूटेगा ही नहीं। तो आप लोग ध्यान लगा के पढ़िए। चलिए हम ठोस अवस्था पढ़ेंगे, उससे पहले थोड़ा 2-3 बातों को हम जान लेते हैं। एक होता है पदार्थ। क्या है? पदार्थ। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मैटर। क्या बोलते हैं? मैटर। अच्छा, पदार्थ को एक और नाम से जाना जाता है जिसे बोला जाता है द्रव्य। क्या बोला जाता है? द्रव्य। इंग्लिश में बोलते हैं सब्सटेंस। क्या बोलते हैं? सब्सटेंस। आखिर द्रव्य क्या है या पदार्थ क्या है? द्रव्य या पदार्थ क्या है? तो आप लोग ध्यान लगा के समझिए। देखिए द्रव्य या पदार्थ क्या है, यानी कि आपको जो भी चीजें दिखाई दे रही है, आप जहां बैठे हैं, स्टडी टेबल दिखाई दे रहा होगा, आपका फोन दिखाई दे रहा होगा, कॉपी दिखाई दे रहा होगा, पेन दिखाई दे रहा होगा, आपके छत के ऊपर पंखा है, पंखा दिखाई दे रहा होगा, बल्ब दिखाई दे रहा होगा, दीवार दिखाई दे रहा होगा। आप जिसे देख सकते हैं, जो भी आपको सामने वस्तु दिखाई दे रही है और जिसे आप टच कर सकते हैं, जिसे आप छू सकते हैं, वह सभी क्या है? पदार्थ है। यानी कि ब्रह्मांड के वह सभी वस्तुएं जिसे आप देख सकते हैं और उसे क्या करते हैं? छू सकते हैं, वह सभी वस्तुएं क्या है? पदार्थ है। ये कलम भी क्या है? पदार्थ है। क्यों? क्योंकि इसे हम टच कर रहे हैं और इसे देख रहे हैं। फोन भी क्या है? पदार्थ है। क्यों? क्योंकि इसे टच कर रहे हैं और देख रहे हैं। ये बोर्ड जो लगा हुआ है आपको दिखाई दे रहा है, बोर्ड भी क्या है? पदार्थ है। सर ठीक है, हम समझ गए कि दुनिया में जो भी चीज दिखाई दे रहा होगा वो सभी क्या है? पदार्थ है। लेकिन दुनिया में जितने भी चीज दिखाई दे रहे हैं उन सब में 2 बात कॉमन है। जितने भी पदार्थ हैं उस सब में 2 बात कॉमन है। सर बोलेगा कि क्या कॉमन है? तो पहला बात यही कॉमन है कि पेन को देख रहे हैं, ये पदार्थ है, तो इसमें कुछ ना कुछ क्या है? भार है। देखिए कुछ ना कुछ क्या है? भार है। अगर इसमें भार है तभी यह कहाँ जा रहा है? नीचे जा रहा है, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से। तो सर हाँ, समझ में आ गया कि कोई भी पदार्थ होगा तो उसमें कुछ ना कुछ क्या होगा? भार होगा। देखिए इसमें कुछ ना कुछ क्या होगा? तो बोलिएगा कि सर हाँ भार होगा। इसमें कुछ ना कुछ क्या होगा? कुछ ना कुछ क्या होगा? भार होगा। सर हाँ समझ गए, इसमें पदार्थ में कुछ ना कुछ भार होता है। और एक बात होता है कि इस पदार्थ में
कुछ ना कुछ आयतन होता है। आयतन किसे बोलते हैं? जो भी पदार्थ जितना जगह घेरता है उसी को क्या बोलते हैं? आयतन। तो कोई भी पदार्थ है उसको मान लीजिए कि हम हाथ पे रख दिए, तो बताइए हाथ का थोड़ा सा स्थान घेर लिया कि नहीं घेर लिया? तो बोलेगा कि सर हाँ घेर लिया। तो इसमें कुछ ना कुछ आयतन तो है, तो बोलेगा कि सर हाँ आयतन है। इसी पेन को आपके हम ले जाकर कॉपी पे रख देते हैं, तो बताइए इस थोड़ा सा कॉपी का स्थान घेर लेगा कि नहीं घेर लेगा? बोलेगा कि सर हाँ घेर लेगा। तो इसमें कुछ ना कुछ क्या है? आयतन है। तो पदार्थ में दो बात कॉमन है। पहला बात है कि इसमें कुछ ना कुछ क्या होगा? भार होगा। और दूसरा बात इसमें क्या होगा? कुछ ना कुछ क्या होगा? कुछ ना कुछ क्या होगा? आयतन होगा। क्या होगा? आयतन होगा। उसे क्या कहा जाएगा? पदार्थ। तो पदार्थ का डिफिनेशन हम दो तरीकों से बोल सकते हैं कि ब्रह्मांड की वह सभी वस्तुएं जिसे हम देख सकते हैं या छू सकते हैं, उसे क्या है? वह क्या है? पदार्थ है। और उसको और थोड़ा सा साइंस के भाषा में यदि बोलना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि वह वस्तु जिसमें कुछ ना कुछ भार हो और वह कुछ स्थान घेरता हो या उसका कुछ ना कुछ क्या हो? आयतन हो, उसे क्या कहा जाता है? पदार्थ कहा जाता है। आप लोग लिख लीजिए कि वह वस्तु या ब्रह्मांड की वह वस्तु जिसमें कुछ ना कुछ भार हो और वह कुछ आयतन घेरता हो, स्थान घेरता हो, उसे क्या कहा जाता है? पदार्थ कहा जाता है। तो सर हाँ समझ गए पदार्थ किसे कहा जाता है। तो पदार्थ का चलिए यहां से हम क्या करते हैं? डिफिनेशन को लिख लेते हैं। डिफिनेशन को लिख लेते हैं। चलिए ठीक है सर, डिफिनेशन को हम लोग लिख लेते हैं। चलिए लिखिए, ब्रह्मांड की वह वस्तु जिसमें कुछ न कुछ भार होता है, कुछ न कुछ भार हो तथा वह कुछ स्थान घेरता हो, उसे पदार्थ कहा जाता है। उसे पदार्थ कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल सर कैसे हो गया? एग्जाम्पल बता दीजिए। तो इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए। एग्जाम्पल तो फर्स्ट हो जाएगा कलम हो जाएगा। कलम क्या हो जाएगा? कलम। आपका जो दीवार दिखाई दे रहा है उसमें क्या लगा हुआ है? ईंट लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ईंट हो जाएगा। आपको सामने किताब दिखाई दे रहा होगा तो क्या हो जाएगा? किताब हो जाएगा। अब पंखा दिखाई दे रहा होगा तो क्या हो जाएगा? पंखा हो जाएगा। बहुत सारे यानी कि जितने भी वस्तुएं हैं सब क्या है? पदार्थ है। कोई दिक्कत है इसमें? बोले कि सर नहीं पदार्थ में तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत बाबा हुआ? तो बाबा कि ना सर जी दिक्कत तो नहीं है। अब देखो पदार्थ के अवस्था। अभी ऐसे देखो एगो नया टॉपिक स्टार्ट तरह हम कर देता नहीं, लेकिन एक से पहले और कुछ बात जान लो कि जो पदार्थ बा, पदार्थ कुछ कण से मिल के बन रहेला। पदार्थ कौन चीज से मिलकर बन रहेला? कण से। हई मान लो कि हई कलम एगो पदार्थ है। ये क्या है? कलम पदार्थ है। तो ये जो पदार्थ है ये कुछ छोटे कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? तो बोलिए कि सर पदार्थ छोटे कणों से मिलकर बना होता है। छोटे कणों से मिलकर बना होता है। कणों से मिलकर बना होता है। तो सर यहाँ से हम तो समझ गए कि जो पदार्थ है वह छोटे कणों से मिलकर बना होता है। हाँ ठीक है। पदार्थ जब छोटे कणों से मिलकर बना होता है तो इसी छोटे कण को, ध्यान रखिएगा, इसी छोटे कण को हम लोग बोलते हैं परमाणु बोलते हैं, या इसको बोलते हैं अणु बोलते हैं, या इसको हम लोग आयन बोलते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? तो बताइए हमको। पदार्थ एकदम छोटा कण से मिलकर बना रहेला बबुआ। और जो दिखाई देता पदार्थ एकदम छोटा कण से मिलकर बनल बा। आ इहे छोटा कण के हमनी के कौन नाम से जान जा? परमाणु, अणु या आयन। परमाणु, अणु या आयन। आ इहे परमाणु, अणु या आयन के हमनी के एक और नाम से जानिला जा, जेकरा के सम्मिलित रूप से कहिला जा अवयवी कण। कौन कण कहिला जा? अवयवी कण। कौन कण कहिला जा? अवयवी कण। तो इजा हमनी के पता चल गल कि जो पदार्थ बड़ुए वो अवयवी कणों से एक चीज से मिल के बना होता है।
अवयवी कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम लोग कहते हैं परमाणु अणु या आयन, परमाणु अणु या आयन। तो आपको हमें विश्वास है कि टोटल बात तो आप लोग समझ चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, नोट कीजिए। ठीक है, तो नोट हो गया होगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। अब यहां पर समझेंगे कि पदार्थ की अवस्था, क्या समझेंगे, पदार्थ की अवस्था। टॉपिक बनाइए पदार्थ की अवस्था। इंग्लिश में बोलते हैं स्टेट ऑफ मैटर। क्या बोलते हैं, स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर। आखिर पदार्थ की अवस्था कितनी होती है, पदार्थ की अवस्था कितनी होती है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि पदार्थ की अवस्था तो मुख्यतः 3 होती है। पदार्थ की मुख्यतः अवस्था कितनी होती है, मुख्यतः अवस्था कितनी होती है? तो पदार्थ की मुख्यतः अवस्था 3 होती है। कौन कौन 3 अवस्था होती है जी? तो बोलेगा कि सर पदार्थ की 3 गो मुख्यतः अवस्था बड़ुए, तो पहिलका के नाम का हो ठोस, दूसरका के नाम का हो द्रव हो, और तीसरका के नाम का हो गैस। ठोस के सर जी इंग्लिश में हमने के बोली ला जा सॉलिड, और द्रव के बोली ला जा लिक्विड, और गैस के ही का बोला जाला गैस ही बोला जाला। बात बुझा गई? तो कहबो कि हाँ सर जी बुझा गई हमारा कि जो पदार्थ बड़ुए ओकर मुख्यतः कौ गो अवस्था होखेला, 3 गो, ठोस द्रव गैस। लेकिन 2 गो और अवस्था के खोज हो चुकल बा बबुआ, 2 गो और नया अवस्था के खोज हो चुकल बा, जेकर नाम हटुए। तो अब बताओ 2 गो नया अवस्था के खोज आ गई, तो अब कौ गो अवस्था हो गई? तो टोटल पदार्थ के कौ गो अवस्था हो गई? 5 गो। कौ गो अवस्था हो गई? 5 गो। जना में से 3 गो कौन कौन बड़ुए? एगो बड़ुए ठोस, दूसर का बड़ुए द्रव, और तीसर का बड़ुए गैस। लेकिन 2 गो और नया अवस्था के खोज भइल, जेकर नाम हटुए प्लाज्मा, नाम का है प्लाज्मा, और एक और बड़ुए तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो हम शॉर्ट में लिख देते हैं बबुआ BEC, एकदम ध्यान में रखे बड़ुए बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। कची? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, BEC। तो पदार्थ की कितनी अवस्था हो गई? तो बोलिएगा कि सर 5 अवस्था हो गई। पदार्थ की कितनी अवस्था? 5 अवस्था। लेकिन बोर्ड एग्जाम में पूछ दे कि पदार्थ की मुख्यतः कितनी अवस्थाएं होती है? तो पदार्थ की मुख्यतः 3 गो अवस्था होखेला बबुआ, ठोस द्रव और गैस। तो कहबो कि हाँ भी हमारी जैसे तो टोटल बात समझ में आ गई। जब टोटल बात तहार समझ में इजा से आ गई, तो अब हमने के इजा से स्टार्ट करम जब बबुआ ठोस। का चीज स्टार्ट करम जब हमने के इजा से ठोस। आखिर ठोस केकरा के कहल जाला? ठोस केकरा के कहल जाला? तो एकदम ध्यान लगा के समझिए ठोस। 1 नंबर में टॉपिक बना दो ठोस। इंग्लिश में कहल जाला सॉलिड। ठोस किसे कहते हैं? ठोस किसे कहते हैं? अब कहो ठोस केकरा के कहल जाला भैया, तो हमारे पता नहीं है। अरे तो तार दिखाई तो सामने ही देता, जवन चीज के इसे तू प्रेस करो तरह दबाओ तरह और दबते नहीं है, तो करा के का कहम हम? ठोस कहम। हई कलम जो बड़ुए एकरा कैसे दबावो दबता? तो कहबो कि ना दबत तो नहीं है, तो ई का ठोस, का ठोस, का ठोस। तो चलो हाँ भैया हमनी के समझ में जा कि ठोस केकरा कहल जाला। ये जो दबैला पर ना दबे ओकरा के का कहल जाला? ठोस। अच्छा हम पूछम कि ईंटा के तू दबई है, ईंटा के दबई दबी, तो कहबो कि ना भैया ना दबी, तू का हो गई? ठोस हो गई। मोबाइलवा कैसे दबाओ? मोबाइलवा जो ले दबा इसे दबाबो, तो कहबो कि ना भैया दबत नहीं, तो मोबाइलो का हो गई? ठोस हो गई। मतलब बात बुझाता? यानी कि जो भी चीज के यदि हमनी के प्रेस करते हैं, जब दबत नहीं का ठोस। जो टेबल पर बैठल बड़ा टेबल के दबाबो, दबी ना दबी, तू का ठोस। तो ऐसा के बाद ध्यान में रखेगा कि ठोस केकरा कहल जाला, तो समझो। तो एकरा खातिर हम 2 गो तरह के पॉइंट बताओ तनी। एगो बताओ तनी बबुआ आकार, और दूसरा का हम बताओ तनी आयतन। का बताओ तनी? आयतन, आकार और आयतन। और एक बात समझ लीह, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित और का चीज समझिए अनिश्चित। निश्चित और अनिश्चित। देखो निश्चित केकरा कहल जाला? जो ना बदले, वो हमेशा फिक्स रहे, वो हमेशा का रहे? फिक्स रहे। जो ना बदले ओकरा के का कहल जाला? निश्चित। आ जो ई बदल जाए अनफिक्स, का होके अनफिक्स, यानी कि काची हो जाता? बदल जाता, ओकरा के हमनी के का कहम जा? अनिश्चित कहम जा। तो हाँ भी हमार समझ में आ गई कि अनिश्चित केकरा कहम, हम निश्चित केकरा कहम। चलो एगो तारा हम एग्जांपल के थ्रू तारा हम समझावत नहीं, समझे के प्रयास करियो। ये जो तार दिखाई देता बॉक्स डब्बा टाइप के, एकरा के यदि हम दबावत नहीं तो बताओ दबता ना, तो ई काची हो जाई? ठोस हो जाई। तो कहबो हाँ भैया हमार समझ में आ गई कि ठोस हो जाई। लेकिन अब तू बताई हम पूछम कि एकर आकार कैसन बा, तो कहबो कि एकर आकार घनाकार टाइप के दिखाई देता। कैसन दिखाई देता रुए? घनाकार टाइप के दिखाई देता। हाँ समझ गई कि एकर आकार कैसन बा? घनाकार। यदि हम अपन हाथ पर रखले बानी बबुआ, समझियो
हाथ पर रखले बानी तो एकर आकार कैसन दिखाई देता, तो कहबो कि घनाकार दिखाई देता। अच्छा ठीक बा, घनाकार। अच्छा इहे वाला डिब्बा के हम का करत तनी कि तहार जोन कॉपी पर लिखत रहो अभी उ कॉपिया पर ले जाके ऐसे रख देनी, कॉपिया पर ऐसे का कर देनी ले जाके रख देनी। तो अब बताओ एकर आकार कैसन हो गेल, गोलाकार हो गेल नो, गोलाकार हो गेल। अरे बैला गोलाकार भइल बा ना, कैसन बा तार कॉपिया पर रखम तो ऐसन के नु रही, तो कहबो कि हां भैया एकर कॉपिया पर रखम तो ऐसन के रही, घनाकारे रही। तो एकर आकार बदलल, तो कहबो कि आकार तो ना बदलल। अच्छा सुनो, मान लो कि इहे कॉपी तार कॉपिया पर जब रखले बानी उ कॉपिया के उठा लेनी, कॉपिया पर से उठा लेनी आ तार धक कैसे कपार पर रख देनी। अब बताओ कपारवा पर तार हम रखले बानी तो बताओ एकर आकार कैसन बा, बेलनाकार दिखाई देता, तो कहबो कि ना एकर आकार घनाकारे दिखाई देता। तो एकर आकार बदलता कि आकार नहीं बदलत, तो कहबो कि भैया एकर आकार नहीं बदलत। जब एकर आकार नहीं बदलत तो हम पूछम कि जो ना बदले ओकरा के निश्चित कहल जाला कि अनिश्चित, तो कहबो कि एकरा के निश्चित कहल जाला। तो ठोस जो बड़ुए बबुआ कैसन होखेला, तो कहबो कि ठोस होखेला निश्चित। ठोस कैसन होखेला, निश्चित। अब दूसरका बात पूछम आयतन, समझिए ठोस के आकार का हो गइल, निश्चित। आकार बोलो या आकृति बोलो दोनों का हो गइल, निश्चित। एक और बात समझो, यदि हम बोला तनी कि जो डिब्बा बड़ुए ठोस बड़ुए हम अपन हाथ पर रखले बानी, तो जब हम हाथ पर अपन रखले बानी तो ई बतइह, ई मान लो कि हम बोल देतनी कि जो डिब्बा बड़ुए 2 सेंटीमीटर क्यूब के आयतन घेरता। कितना सेंटीमीटर क्यूब, 2 सेंटीमीटर क्यूब का आयतन घेरता, हम अपन हाथ पर रखले बानी। तो अच्छा इहे डिब्बा के तहार हम कॉपी पर ले जाके रख देम, यही डिब्बा को आपके कॉपी पे ले जाके रख देंगे, तो अब बताइए इसका जो आयतन है 2 सेंटीमीटर से बढ़ के 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो बोलेगा कि सर नहीं, 2 सेंटीमीटर जब एहिजा जगह हवा घेरता तो हमार कॉपियों पर कौ सेंटीमीटर क्यों के जगह घेरी, 2 सेंटीमीटर क्यों के जगह घेरी। तो कहबो कि हाँ भैया समझ में आ गई हमार कि 2 सेंटीमीटर क्यों के जगह घेरी। तो जब एक हम पूछम कि बबुआ हाथ पर रखते हैं तो 2 सेंटीमीटर क्यों के जगह घेरता, कॉपी पर तार रखते हैं 2 सेंटीमीटर क्यों के जगह घेरता, हम अगर जमीन पे रख देता नहीं तो कौ सेंटीमीटर क्यों के जगह घेरता, 2 सेंटीमीटर क्यों के जगह घेरता। तो हम पूछम कि एकर आयतन निश्चित भइल कि अनिश्चित भइल, तो कहब कि एकर जो आयतन भइल उ का भइल, निश्चित भइल। कस की बदलते नहीं, जो ना बदलेला ओकरा के का कहल जाला, निश्चित कहल जाला। तो क्लियर हो गइल कि जैसे जो ठोस के आयतन जो होखेला उ कैसन होखेला, अच्छा कहब कि निश्चित होखेला। कैसन होखेला, निश्चित होखेला। तो हाँ भैया हमारे समझ में आ गइल कि ठोस के आयतन कैसन होखेला, निश्चित होखेला। तो डिफिनेशन तो बबुआ जैसे क्लियर हो गई। ठोस भी एक प्रकार के का हो, पदार्थ। ठोस भी एक प्रकार के का हो, पदार्थ हो। तो बोलम कि वैसा पदार्थ जिसका आकार निश्चित एवं आयतन भी क्या होता है, निश्चित होता है, उसे क्या कहा जाता है, ठोस कहा जाता है। अगर दोनों के मिला के बोली तो बताओ एकर आकार भी निश्चित बड़ुआ और आयतन भी का बा, दोनों निश्चित बा। तो बोलम वैसा पदार्थ जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है, वैसा पदार्थ, देखो वैसा पदार्थ जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है, उसे ठोस कहा जाता है। तो ठीक है, हम तो समझ गए कि ठोस किसे कहा जाता है। आखिर ठोस कहल जाला तो भैया हम समझ गए कि ठोस किसे कहा जाता है, जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है, उसे क्या कहा जाता है, ठोस कहा जाता है। यदि हम पूछ दें कि बताइए इसका एग्जाम्पल 1-2 बता दीजिए हमें कि कौन कौन सा ठोस है, तो बोलेगा कि सर कलम भी ठोस है, ईंट भी क्या है, ठोस है, टेबल भी क्या है, ठोस है। यानी कि बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, इसीलिए हम क्या लिखते हैं, ETC लिखते हैं। ठोस का तो डिफिनेशन समझ गए, लेकिन ठोस के बारे में कुछ और भी बातें हम लोग को जानना है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है कि जो ठोस है, क्या है, ठोस का अवयवी कण, क्योंकि हम अभी बताए पदार्थ अवयवी कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, अवयवी कणों से मिलकर बना होता है। तो ठोस भी एक प्रकार का क्या है, पदार्थ है, तो ये भी अवयवी कणों से मिलकर बना होगा। तो इसका जो अवयवी कण है, इसका जो क्या है, अवयवी कण है, वह नजदीक होता है, एकदम पास होता है। ठोस का अवयवी जो कण है वो एकदम क्या होता है, पास होता है। तो हम लिखेंगे कि ठोस का अवयवी कण
पास पास होता है, क्या लिखेंगे, पास पास होता है, बहुत पास पास, पास पास होता है, पास पास। तुम समझ गए कि अच्छा ठोस का जो अवयवी कण है, यानी कि अवयवी कण का मतलब क्या हो गया कि ठोस जिस कण से मिलकर बना है उसका उसका वह मतलब क्या है, पास पास है। ठीक है, तो मान लीजिए कि ठोस देखिए इससे मिलकर बना है, ये क्या हो गया, ठोस हो गया। समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। हम पूछेंगे कि जो डब्बा डब्बा जितना भी आपको दिखाई दे रहा है, हम पूछेंगे कि बताइए ये जो डिब्बा है इसको क्या बोलेंगे, तो बोलेगा कि सर इस डिब्बा को बोलेंगे हम लोग अवयवी कण। क्या बोलेंगे, अवयवी कण। तो बताइए ये जो अवयवी कण आपको दिखाई दे रहा होगा, जो गोल गोल टाइप के हम बनाए हैं, इसको क्या बोलेंगे, अवयवी अवयवी कण। तो बोलेंगे कि अवयवी कण इसका पास पास एकदम है कि दूर दूर है, तो लगे कि सर इसका अवयवी कण एकदम क्या है, पास पास है। क्या है, पास पास। कोई दिक्कत है, तो लगे सर नहीं दिक्कत है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। ठोस का हम समझ गए कि अवयवी कण एकदम पास पास होता है, ठोस का आयतन एवं आकार दोनों क्या होता है, निश्चित होता है, सब समझ गए हम। ठीक है, समझ गए। लेकिन और एक बात हमें बताइए कि जब ये जो ठोस है, हम पूछेंगे कि मान लीजिए कि ये भी क्या है, तो बोलेगा कि सर ये भी है अवयवी कण। क्या है, अवयवी कण। क्या है, अवयवी कण। हाँ समझ गए, ये भी क्या है, अवयवी कण। पूछेंगे कि दोनों, देखिए अवयवी कण की बीच की दूरी, देखो एक ये अवयवी कण फर्स्ट वाला और ये कौन सा हो गया, सेकेंड वाला। दोनों जो अवयवी कण है इसकी बीच की दूरी बहुत अधिक है कि बीच की दूरी बहुत कम है, बोल के कि सर इसके बीच की दूरी बहुत क्या है, कम। इसके अवयवी कणों के यानी कि ठोस के अवयवी कणों के बीच की दूरी क्या है, बहुत कम है। इसके बीच जो दूरी है, इसके बीच जो दूरी है बहुत क्या है, कम। इसी दूरी को बाबू आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसी दूरी को बोलते हैं अंतरा आणविक दूरी। क्या बोलते हैं, अंतरा आणविक दूरी। क्या इसको बोलते हैं, अंतरा आणविक दूरी। आपको कोई दिक्कत है तो नहीं दिक्कत है। हम पूछेंगे कि अंतराण्विक दूरी क्या है, तो बोलिएगा कि अवयवी कणों की बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, अंतराण्विक दूरी। अवयवी कणों की बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, अंतराण्विक दूरी। तो बताइए बताइए कि ठोस के बीच अंतराण्विक दूरी बहुत ज्यादा है कि बहुत कम है, तो बोलिएगा कि सर ठोस के बीच जो अंतराण्विक दूरी है वो बहुत क्या है, बहुत क्या है, कम है। बहुत क्या है, कम है। तो यहां से ठोस के एक गुण में आप लोग लिखिएगा, ठोस के आप लोग गुण में लिखिएगा, क्या लिखिएगा कि ठोस का अंतराण्विक दूरी बहुत क्या होता है, कम होता है। बस केवल हम समझा देते हैं, लिखवाएंगे नहीं। ठीक है, समझिए। ठोस का अंतराण्विक दूरी बहुत क्या होता है, कम होता है। सर समझ। अच्छा बताइए, हम पूछेंगे कि दो गो कण है, कौ गो कण है, दो गो, एक ये कण हो गया, ये कण हो गया, दोनों एकदम क्या है, पास पास एकदम सटा हुआ है। तो पूछेंगे कि इसके बीच आकर्षण बल बहुत ज्यादा लग रहा है कि बहुत कम लग रहा है। ये एक अवयवी कण, एक ये अवयवी कण, ये दोनों क्या है, पास पास है। तो इसके बीच आकर्षण बल ज्यादा है कि आकर्षण बल कम है, तो बोलेंगे कि सर एकदम ही पास पास जब सटल बढ़े तो एकर आकर्षण बल का हो, ज्यादा हो, आकर्षण बल का हो, ज्यादा। तो ठीक बा, तो बबुआ एक और हम पूछेंगे कि ठोस के अवयवी कण, ठोस के अवयवी कण के बीच, ठोस के अवयवी कण के बीच आकर्षण बल क्या होता है। ठोस के अवयवी कणों के बीच, ठोस के अवयवी कणों के बीच आकर्षण बल क्या होता है, आकर्षण बल। आकर्षण बल, तो बोलेगा कि सर ठोस के अवयवी कणों के बीच आकर्षण बल बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। बबुआ हमार जब दू गो कण एकदम पास पास सटल बा तो ओकर आकर्षण बल तो बहुत ज्यादा न होई, और सर ज्यादा होई। कोई दिक्कत हमार तो नहीं है, चलो दिक्कत नहीं है बबुआ हमार तो समझो, ठीक बा, दिक्कत नहीं है। तो देखो ये जो आकर्षण बल दिखाई देता, आकर्षण बल बोलनी है, ये आकर्षण बल के अंतरा आणविक आकर्षण बल बोलल जाला। कौन बल बोल जाला, अंतरा आणविक आकर्षण बल। अंतरा आणविक आकर्षण बल का बोल जाला, अंतरा आणविक आकर्षण बल। तो हम पूछम कि ठोस के अवयवी कणों के बीच अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है कि बहुत कम होता है, तो बोलेगा कि सर ठोस के अवयवी कणों के बीच अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत बहुत अधिक होता है। अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। कोई दिक्कत है इसमें, तो बोलेगा कि सर नहीं दिक्कत है, चलिए ठीक है।
अब देखिए हम पहला नोट के अच्छा अंतरान्विक आकर्षण बल किसे कहते हैं, तो बोलेगा कि अवयवी कणों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है, अंतरान्विक आकर्षण बल। अवयवी कणों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं, अंतरान्विक आकर्षण बल। ठीक है, सो समझ गए अंतरान्विक आकर्षण बल किसे कहते हैं। ठोस का और एक गुण है, समझिए दो गुण बताए कि ठोस का अंतरान्विक दूरी बहुत कम होता है, पहला गुण लिख लीजिए। दूसरा का गुण क्या लिखिएगा, दूसरा गुण कि ठोस का अंतरान्विक आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। तीसरा का गुण समझ लीजिए आप कि ठोस का जो आकृति होता है एवं आयतन होता है, दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। आकृति एवं आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। कोई दिक्कत है इसमें सर? नहीं दिक्कत। और भी बहुत सारा है गुण इसका, समझ लीजिए कि ठोस में संपीड्यता का गुण नहीं पाया जाता है। ठोस में संपीड्यता का गुण नहीं पाया जाता है, यानी कि यह संपीड्य नहीं होता। संपीड्य किसको बोलते हैं, यदि कोई भी वस्तु को यदि हम प्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो उसका अवयवी कण एकदम पास पास आ जाता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, संपीड्यता। क्या बोलते हैं, संपीड्यता। लेकिन देखिए तो ठोस का अवयवी कण तो एकदम पास पास है, इसको हम दबा सकते हैं, तो बोलेगा कि सर नहीं दबा सकते हैं। तो जब अब हम दबाइबे ना करम तो बताओ ई संपीड्य होई, तो कहब कि ना हुई संपीड्य, खत्म हो गई काम से। और सारी बातें हैं। तो चलिए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। अब यहाँ से जो ठोस है, क्या है, ठोस, जो ठोस पढ़ा रहे थे, ठोस दो प्रकार का होता है। एक होता है क्रिस्टलीय ठोस, एक क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस। ठोस कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, एक क्रिस्टलीय ठोस, एक क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस। तो चलते हैं यहाँ से प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आप लोग यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से समझिए, यहीं से प्रश्न आता है। ये जितने भी प्रश्न लिए हैं सब बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, सब बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो आपको ध्यान लगा के समझना है और चलना है। यहीं से आपको बढ़िया तरीके से भी नोट भी करना है, सारा नोट करना है। ठीक है, तो समझिए। देखिए, क्रिस्टलीय ठोस आपको जो दिखाई दे रहा होगा, क्रिस्टलीय ठोस को एक नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन, इंग्लिश में बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और अक्रिस्टलीय ठोस को बोलते हैं अमोर्फस सॉलिड। क्या बोलते हैं, अमोर्फस सॉलिड, अमोर्फस सॉलिड। हम बोलेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और अक्रिस्टलीय ठोस को क्या बोलते हैं, अमोर्फस सॉलिड। तो चलिए, क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस से आप क्या समझते हैं, यही प्रश्न है। क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस से आप क्या समझते हैं। तो ठोस के बारे में आप लोग को बता दिया, हम ये भी बता दिए कि ठोस जो है दो प्रकार का होता है। ठोस कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। कौन कौन, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। अब क्रिस्टलीय ठोस किसको बोलेंगे, अक्रिस्टलीय ठोस किसको बोलेंगे, तो यहां से समझ लेते हैं। देखिए, एक नंबर में यहाँ पर टॉपिक बनाते हैं हम क्रिस्टलीय ठोस। क्या बनाते हैं, क्रिस्टलीय ठोस। इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। समझिए, इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। डिफिनेशन क्या होगा, क्या नहीं होगा। देखिए, जो क्रिस्टलीय ठोस है, अच्छा, ठोस का अवयवी कण एकदम बाबू क्या क्या कहाँ होता है, एकदम पास पास। ठोस का जो अवयवी कण होता है एकदम कहाँ होता है, पास पास होता है। ठोस का अवयवी कण कहाँ होता है, तो पास पास होता है। ठीक है, पास पास देख लीजिए। अच्छा, ठोस का अवयवी कण एकदम पास पास होता है, तो देख लीजिए दोनों आपको ठोस, देखिए दोनों का अवयवी कण एकदम पास पास ही है, दोनों का अवयवी कण एकदम पास पास है, लेकिन दोनों में कुछ ना कुछ अंतर। दोनों ठोस ही है, क्या है, ठोस है। इसका भी अवयवी कण पास पास है, तो ये भी क्या है, ठोस है। लेकिन दोनों में कुछ अंतर आपको दिखाई दे रहा होगा। बोलेगा कि सर हाँ, अंतर तो दिखाई देता। हेकर जो अवयवी कण बा, कौन कण बड़ुए, अवयवी कण। एकर जो अवयवी कण बड़ुए एकदम का बा, एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित बा, एक एकदम लगातार व्यवस्था में, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, निश्चित व्यवस्था में। कौन व्यवस्था में व्यवस्थित बड़ुए, तो बोलेगा कि सर इसका जो अवयवी कण है यह निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित है। किस व्यवस्था में, निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित है। क्या व्यवस्थित है, तो बोलेगा कि सर अवयवी कण व्यवस्थित है। किस व्यवस्था में, निश्चित व्यवस्था में। लेकिन सर जब इसको हम देख रहे हैं तो इसका जो अवयवी कण है यह निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित नहीं है, क्योंकि देखिए यह कण एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। तो बताइए कि इसका जो कण है यह निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित है, तो बोलेगा कि सर इसका जो कण है यह निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित नहीं है। तो बताइए, जब निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित नहीं है, निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित नहीं है, तो किस व्यवस्था में व्यवस्थित है, अनिश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित है।
ये भी तो बोल सकते हैं। निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित नहीं है तो किस व्यवस्था में व्यवस्थित है? अनिश्चित व्यवस्था में। तो यहाँ पर लिख देंगे कि जो इसका अवयवी कण है, कौन सा कण? अवयवी कण, वह निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित नहीं होता है। निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित नहीं होता है। निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित नहीं होता है, नहीं होता है। निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित नहीं होता है, नहीं होता है। निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित नहीं होता है। तो ऐसे डिफिनेशन अब यहां से देख लीजिए। वैसा ठोस, वैसा ठोस, वैसा ठोस जिसका अवयवी कण, वैसा ठोस जिसका अवयवी कण एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित हो, तो वैसे ठोस को बाबू हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस। कौन सा ठोस बोलते हैं? तो ऐसे ठोस को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड। वैसा ठोस जिसका अवयवी कण कौन सा व्यवस्था में? तो निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित नहीं रहता है, वैसे ठोस को क्या बोलते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस। तब के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस क्या है, तो आप लोग क्या बोलिएगा? क्रिस्टलीय ठोस। वैसा ठोस जिसका अवयवी कण एक निश्चित व्यवस्था में, एक निश्चित पैटर्न में व्यवस्थित रहता है, उसे क्रिस्टलीय ठोस। वैसा ठोस जिसका अवयवी कण एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित नहीं रहता है, निश्चित पैटर्न में व्यवस्थित नहीं रहता है, उसे क्या कहा जाता है? अक्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। तो क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस आप लोग समझ गए होंगे, हमें यह विश्वास है। तो चलिए लिख देते हैं डिफिनेशन, डिफिनेशन लिख देते हैं, समझिए। डिफिनेशन यहां से लिख देते हैं हम। बताइए, हम अभी बताएं, क्या बताएं? पहला क्रिस्टलीय ठोस, तो क्रिस्टलीय ठोस का डिफिनेशन क्या होगा बताइए? तो बोलिएगा कि वैसा ठोस जिसका अवयवी कण एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं, एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं, उसे वैसे ठोस को निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं, उसे क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। उसे क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। उसे किस ठोस के नाम से जाना जाता है? तो बोलेगा कि सर इसे क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। कोई दिक्कत है इसमें? तो बोलेगा कि सर नहीं दिक्कत है, क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। अच्छा, पूछे देगा एग्जाम में, पूछता है कि कौन कौन क्रिस्टलीय ठोस है, कौन क्रिस्टलीय ठोस नहीं है। तो इसका एग्जाम्पल यहां से समझ लीजिए, कौन सा क्रिस्टलीय ठोस है, कौन सा क्रिस्टलीय ठोस नहीं है। तो यहाँ पर समझ लीजिए, हीरा हो गया, क्या हो गया? हीरा हो गया, या नमक हो गया, क्या हो गया? नमक, जिसका सूत्र होता है NaCl, या ग्रेफाइट हो गया, क्या हो गया? ग्रेफाइट हो गया, या चीनी हो गया, जिसका सूत्र होता है C12H22O11, या ग्लूकोज हो गया, जिसका सूत्र क्या होता है? C6H12O6, या आप समझ लीजिए क्वार्ट्ज हो गया, क्या हो गया? क्वार्ट्ज हो गया, या समझ लीजिए CsCl हो गया, सीजियम क्लोराइड हो गया, या ZNS हो गया, क्या हो गया? ZNS हो गया। बहुत सारा है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ATC। तो आपको सब समझ में आ गया होगा कि क्रिस्टलीय ठोस क्या है। तो वैसा ठोस जिसका अवयवी कण एक निश्चित व्यवस्था में, निश्चित व्यवस्था के बारे में आपको हम बता दिए हैं अभी, निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं, वैसे ठोस को क्या कहा जाता है? क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। यदि उसका एग्जाम्पल पूछे जाए तो आप लोग बताइएगा कि हीरा हो गया, नमक हो गया, NaCl, ग्रेफाइट हो गया, चीनी हो गया, ग्लूकोज हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, CaCl हो गया, ZNS हो गया, ETC। देखिए और भी ज्यादा है। एक और बात यहां से समझ लीजिए क्रिस्टलीय ठोस के संबंध में, कि क्या समझिएगा कि जो क्रिस्टलीय ठोस है, इसे क्रिस्टलीय ठोस है, जो क्रिस्टलीय ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस को
रवादार ठोस, क्रिस्टलीय ठोस को रवादार ठोस या वास्तविक ठोस के नाम से जानते हैं। वास्तविक ठोस के नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। क्रिस्टलीय ठोस को रवादार ठोस या वास्तविक ठोस के नाम से जाना जाता है। आप लोग इतना बातों को ध्यान रखिए। अगर बोर्ड एग्जाम में पूछ दे कि क्रिस्टलीय ठोस क्या है तो इतना ही आप लोगों को लिखना है। तो चलिए नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। तो नोट हो गया होगा, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाइएगा तो उसमें कुछ थोड़ा दिक्कत आएगा, क्योंकि इतना ही क्रिस्टलीय ठोस सब्जेक्टिव प्रश्न में सवाल नहीं पूछे। सब्जेक्टिव आएगा तो इतना ही लिख देना, बस लिख लीजिएगा तो आपका 2 नंबर मिल जाएगा। लेकिन कुछ और बातें हैं क्रिस्टलीय ठोस में जो आपको हम बता देते हैं, आपको ध्यान में रखना है। ये नहीं कि क्रिस्टलीय ठोस का डिफिनेशन हो गया बाकी हम पढ़वे नहीं करेंगे, वीडियो को स्क्रॉल कर देंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं बनेगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए थोड़ा सा हम बात बता देते हैं, आपको समझिए क्या समझना है। देखिए अब यहां से समझेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस का गुण, क्या समझेंगे, क्रिस्टलीय ठोस का गुण, क्रिस्टलीय ठोस का गुण, इसका प्रॉपर्टीज, इंग्लिश में बोलेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो इंग्लिश नहीं लिख रहे हैं हम, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो आप लोग ध्यान रखिए कि इसका गुण क्या होगा। तो पहला गुण ध्यान रखिएगा कि इसका आयतन एवं आकृति, आयतन एवं आकृति क्या होता है, निश्चित होता है। इसका आयतन एवं आकृति क्या होता है, निश्चित होता है। ध्यान में रखिएगा क्रिस्टलीय ठोस का आयतन एवं आकृति क्या होता है, निश्चित होता है। और देखिए क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा क्रिस्टलीय ठोस, यह लिख देते हैं, क्रिस्टलीय ठोस नहीं लिखते हैं, यह लिख देते हैं, यह दीर्घपरासी व्यवस्था में, यह दीर्घपरासी व्यवस्था में व्यवस्थित होता है, व्यवस्थित होता है। यह दीर्घपरासी व्यवस्था में क्या होता है, व्यवस्थित होता है। यह दीर्घपरासी व्यवस्था में क्या होता है, व्यवस्थित होता है। तीसरा ध्यान में रखिएगा कि यह स्पष्ट विदुलन के साथ कट, देखिए दीर्घपरासी व्यवस्था के इसको ज्यादा डिस्कस हम नहीं करेंगे क्योंकि ज्यादा वीडियो लंबा हो सकता है, क्योंकि अभी बहुत सारा अभी पढ़ाना है। देखिए अगला समझिए कि इसे काटने पर, किसे काटने पर, क्रिस्टलीय ठोस को, इसे काटने पर स्पष्ट विदुलन के साथ कटता है, स्पष्ट विदुलन के साथ स्पष्ट विदुलन के साथ कटता है। एकदम ध्यान में रहेगा, तो बोलेगा कि सर हाँ ध्यान में रहेगा। तो चौथा पॉइंट आप लोग को ध्यान में रखना है कि स्पष्ट विदुलन के साथ क्या होता है, कटता है। स्पष्ट विदुलन का मतलब होता है इसको काटेंगे तो एकदम चिकनाई से कटेगा, जैसे पनीर को आप हम लोग कैसे काटते हैं तो एकदम चिकनाई से कटता है, तो सेम इसी प्रकार जो क्रिस्टलीय ठोस है इसे काटने पर स्पष्ट विदुलन के साथ कटेगा, एकदम चिकनाई के साथ कटेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात समझिए कि क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक गुण को प्रदर्शित करता है। यह मतलब क्रिस्टलीय ठोस, यह विषमदैशिक गुण, यह विषमदैशिक गुण को प्रदर्शित करता है, यह विषमदैशिक गुण को प्रदर्शित करता है, यह विषमदैशिक गुण को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट बात आप लोग ध्यान में रखिए, अगला बात कि इसका जो शीतलन वक्र होता है, क्या होता है, असतत होता है। लिखिएगा कि इसका शीतलन वक्र असतत होता है, असतत होता है। इसका शीतलन वक्र क्या होता है, असतत होता है। नेक्स्ट आप लोग ध्यान में रखिए, इसका शीतलन वक्र क्या होता है, असतत होता है। नेक्स्ट ध्यान रखिए कि इसके जो गलन उष्मा होती है, गलाने की जो उष्मा होती है वह क्या होती है, निश्चित होती है। तो ये भी बात लिख लीजिए कि इसका गलन उष्मा अधिक होता है, इसका गलन उष्मा क्या होता है, अधिक होता है। तो इतना बात आप लोग को एकदम ध्यान में रखना है, इतना बात आप लोग को क्या करना है, ध्यान में रखना है। एक और बात, इसका जो अवयवी कण है एकदम निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित रहता है, आपको हम बता चुके हैं पहले ही। ये भी बात ध्यान में रखिएगा कि लिख देते हैं तो कंफ्यूज हो जाएगा। 7 नंबर, इसका अवयवी कण निश्चित
व्यवस्था में, निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित रहता है, व्यवस्थित रहता है। इसका मतलब क्या होगा कि इसका जो अवयवी कण है, जैसे मान लीजिए कि ये ठोस है, क्या है, ठोस है, तो ठोस में अवयवी कण होगा ही। तो मान लीजिए कि NaCl ठोस है, क्या है, नमक है, नमक भी एक प्रकार का क्या है, ठोस है, नमक भी एक प्रकार का क्या है, ठोस है। तो इसमें दो कण होगा, एक होगा Na और एक होगा Cl, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस क्या होगा, Cl माइनस। अब यहाँ से देखिए Na प्लस हो गया तो Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस। अब यहाँ पर Cl माइनस हो गया तो Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस। तो देखिए इसका जो पैटर्न है एक निश्चित व्यवस्था में है कि नहीं, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस। आए बात समझ में? तो बोले हाँ सर समझ में आ गया। ए बबुआ देख बोर्ड पर, देख बोर्ड पे पढ़ा अच्छा से। बात समझ में आ गया? तो आप लोग लिखिए, लिखो, खाली मोबाइल पर देखला से ना होई, कॉपी में भी नोट करो तबे बुझाई, न तो मोबाइल पर देखते रहो अजीब कुछ बुझाइबे ना करे। लिखो है करके, लिखो, ठीक है। तो आप लोग लिख लिए होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अक्रिस्टलीय ठोस जान लेते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस 2 नंबर में क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। बताइए अक्रिस्टलीय ठोस क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस इसको बोलते हैं अमॉर्फस सॉलिड। क्या बोलते हैं, अमॉर्फस सॉलिड। तो बोलेगा कि ये इसका डिफिनेशन सर बता दिए कि वैसा ठोस हम बताए ना जी, हाँ, वैसा ठोस जिसका अवयवी कण एक निश्चित व्यवस्था में, व्यवस्थित नहीं होता है। वैसा ठोस जिसका अवयवी कण एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित नहीं होता है, एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित नहीं होता है, उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। एकदम आसान डिफिनेशन आपको बता रहे हैं, एकदम क्या बता रहे हैं, आसान डिफिनेशन कहा जाता है। जैसे बोलेगा कि सर अक्रिस्टलीय ठोस कौन हो गया, तो मान लीजिए कि रबड़ भी क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस। कांच भी क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस। रबड़ क्या है, कांच भी, और प्लास्टिक भी क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस। प्लास्टिक भी क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस। एक और प्रश्न आता है क्वार्ट्ज ग्लास। अगर क्वार्ट्ज आ जाएगा तो क्रिस्टलीय ठोस, अगर क्वार्ट्ज ग्लास आ जाएगा तो अक्रिस्टलीय ठोस। बहुत सारा, अब जितना भी बहुलक है तो यहाँ पर लिख देते हैं सभी प्रकार के बहुलक। और सर बहुलक क्या होता है, सभी प्रकार के बहुलक, तो बहुलक का एक चैप्टर ही है आप लोग का, पॉलीमर्स इसको बोलते हैं, उसमें पढ़ाएंगे। जैसे बहुत सारा बहुलक, जैसे पॉलीथीन भी एक प्रकार का बहुलक है, प्लास्टिक भी एक प्रकार का बहुलक है, डेक्रोन भी एक प्रकार का बहुलक है, तो बहुत सारा बहुलक है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आपको कोई इसमें दिक्कत है तो बोलेगा कि सर दिक्कत नहीं है। और एक बात यहाँ से जान लीजिए कि जो अक्रिस्टलीय ठोस है, अक्रिस्टलीय ठोस को बेरावादार ठोस या अक्रिस्टलीय ठोस को बेरावादार ठोस या आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव के नाम से जाना जाता है। अतिशीतित द्रव के नाम से जाना जाता है। तो इतना बात आप लोग ध्यान रखिए कि अगर पूछेगा एग्जाम में अक्रिस्टलीय ठोस क्या है, तो इतना ही आप लोग को लिखना है कि वैसा ठोस जिसका अवयवी कण एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित नहीं होता है, उसे क्या कहा जाता है, अक्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। जैसे हो गया रबड़, हो गया कांच, हो गया प्लास्टिक, हो गया क्वार्ट्ज ग्लास, हो गया, आज सभी प्रकार के क्या हो गए, बहुलक, ये सब क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस है। जय, और एक बात समझ लेंगे कि अक्रिस्टलीय ठोस को बेरावादार ठोस किस नाम से जाना जाता है, बेरावादार ठोस, एकदम ध्यान में रखिएगा। अक्रिस्टलीय ठोस को बेरावादार ठोस या आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव के नाम से भी जाना जाता है, इसमें कोई दिक्कत है तो बोलेगा कि सर दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से एक बात और जान लेंगे कि अक्रिस्टलीय ठोस के विषय में। अब इसका गुण देखिए, आप लोग लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। चलिए
अक्रिस्टलीय ठोस का, अक्रिस्टलीय ठोस का गुण, अक्रिस्टलीय ठोस का गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ अमोर्फस सॉलिड। पहला गुण ही है कि यह मतलब अक्रिस्टलीय ठोस, यह लघु परासी, यह लघु परासी व्यवस्था में व्यवस्थित होता है, व्यवस्था में व्यवस्थित होता है, व्यवस्थित होता है। यह लघु परासी व्यवस्था में व्यवस्थित होता है। यह बताइए कौन सा गुण प्रदर्शित करता है, यह कौन सा गुण प्रदर्शित करता है, तो वह कौन सा गुण प्रदर्शित करता था, विषमदैशिक, तो यह प्रदर्शित करता है समदैशिक। कैसा, समदैशिक गुण प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है। देखिए क्रिस्टलीय ठोस है वो विषमदैशिक, और जो अक्रिस्टलीय ठोस है वो कौन सा गुण प्रदर्शित करता है, तो बोलिएगा कि समदैशिक गुण को प्रदर्शित करता है। अगला है कि इसका जो ज्यामितीय आकृति होता है, इसका ज्यामितीय आकृति क्या होता है, तो बोलेगा कि इसका ज्यामितीय आकृति अनिश्चित होता है, यानी कि उसका जो अवयवी कण है एक फिक्स अवस्था में उपस्थित नहीं रहता है, निश्चित अवस्था में व्यवस्थित नहीं रहता है। आगे समझ, तो बोलेगा कि सर हाँ समझ में आ गया। नेक्स्ट बात समझिए, इसका जो शीतलन वक्र होता है, इसका शीतलन वक्र क्या होता है, सतत होता है। इसका शीतलन वक्र क्या होता है, सतत होता है। इसका शीतलन वक्र क्या होता है, सतत होता है। अगला अच्छा, अब बताइए क्रिस्टलीय ठोस को काटने पर स्पष्ट विदुलन के साथ कट एकदम चिकनाई के साथ, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस को काटेंगे तो ऐसा कटेगा नहीं, कटेगा, चिकनाई के साथ नहीं कटेगा। तो आप लोग क्या बोलिएगा कि यहाँ पर लिखिएगा कि इसे काटने पर, किसे काटने पर, अक्रिस्टलीय ठोस को, इसे काटने पर स्पष्ट विदुलन के साथ नहीं कटता है, यह स्पष्ट विदुलन के साथ नहीं कटता है, इसे काटने पर स्पष्ट विदुलन के साथ नहीं कटता है। नेक्स्ट बात ध्यान रखिएगा कि इसका जो गलनांक है वह अनिश्चित होता है। इसका गलनांक कैसा होता है, तो बोलेगा कि सर अनिश्चित होता है, यानी कि इसका गलनांक फिक्स नहीं होता है। लेकिन क्रिस्टलीय ठोस जो होता है, क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक क्या होता है, फिक्स होता है। कोई दिक्कत है, बोलेगा कि सर दिक्कत इसमें तो हम लोग को नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग इतना बात को क्या कीजिए, लिख लीजिए, जल्दी लिखिए। हो गया, तो बोलेगा कि सर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहसंयोजी ठोस क्या है, सहसंयोजी ठोस या नेटवर्क ठोस से आप क्या समझते हैं, सहसंयोजी ठोस या नेटवर्क ठोस से आप लोग क्या समझते हैं। सहसंयोजी ठोस को ही हम लोग बोलते हैं नेटवर्क ठोस। तो समझिए, देखिए जो ठोस है बाबू, यहाँ पर जो ठोस आपको दिखाई दे रहा होगा, ठोस किससे मिलकर बना होता है, अवयवी कणों से मिलकर बना होता है। पीछे हम बता चुके हैं किससे मिलकर बना होता है, अवयवी कणों से मिलकर बना होता है। ठोस किससे मिलकर बना होता है, अवयवी कणों से मिलकर बना होता है। और वह अवयवी कण परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, या आयन हो सकता है। तो देखिए अवयवी कणों से मिलकर बना होता है, तो जो सहसंयोजी ठोस है या नेटवर्क ठोस है, इसका जो अवयवी कण होता है, यानी कि जिस कण से मिलकर वह बना होता है, वह कैसा होता है, परमाणु होता है। कैसा होता है, परमाणु होता है। और उन अवयवी कणों के बीच मान लीजिए कि एक तो अवयवी कण नहीं होगा, लाखों करोड़ों अवयवी कण होंगे उसमें सॉरी, उसके बीच जो अवयवी कण है, उसके अवयवी कणों के बीच कुछ तो बंध बना होगा, तबे ना एक दूसरे से सटा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा कि जो सहसंयोजी ठोस है, इसके अवयवी कण परमाणु होते हैं, और परमाणु जो है वह सहसंयोजी बंध द्वारा बंध होता है। कौन सा बंध, सहसंयोजी बंध द्वारा बंध होता है। क्यों, देखिए मान लीजिए कि जो ये सहसंयोजी ठोस है, कौन सा ठोस है, सहसंयोजी, इसके कण अवयवी कण एकदम क्या है, पास है। तो इसका जो सहसंयोजी ठोस है यह क्या है, परमाणु है। क्या है, परमाणु। ये भी क्या है, तो बोलेगा कि सर परमाणु है। अच्छा बबुआ परमाणु बात तू हमरा के बता दो, दोनों कण एक दूसरे से सटल बड़ुए, तो एकरा बीच कौनो ना कौनो आकर्षण बल लागत रुए, तबे नु सटल बड़ुए। तो बोलबा कि हाँ भैया एकदम हमर बुझा गई कि परमाणु और परमाणु बड़ुए तो दोनों के बीच कोनो ना कोनो आकर्षण बल, तो भी एक दूसरे से का भइल बा, सटल बा।
एक दूसरे से का बा सटल बा। तो बोलम कि हाँ समझ में आ गई। तो कोनो ना कोनो बंध द्वारा सटल हुई, कोनो ना कोनो बल द्वारा सटल हुई, तो उहे बंध के नाम का चेटू बबुआ सहसंयोजी बंध। नाम का हो सहसंयोजी बंध। तो डिफिनेशन एक जैसे हमने आराम से क्लियर हो गई कि वैसा ठोस जिसका अवयवी कण परमाणु होता है और उसके मध्य यानी कि उसके बीच सहसंयोजी बंध बना होता है, उसे क्या कहा जाता है? सहसंयोजी ठोस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सहसंयोजी ठोस कहा जाता है। वैसा ठोस जिसका अवयवी कण परमाणु होता है तथा उनके मध्य सहसंयोजी बंध पाया जाता है, तो वैसे ठोस को क्या कहा जाता है? सहसंयोजी ठोस कहा जाता है। कोई दिक्कत है तो बोलेगा कि सर नहीं दिक्कत है। चलिए डिफिनेशन लिख लेते हैं। चलिए डिफिनेशन देखिए। चलो बबुआ लिखो डिफिनेशन, लिखो लिखो साथ ही साथ लिखो। वैसा ठोस जिसका अवयवी कण परमाणु होता है तथा इन परमाणुओं के मध्य के मतलब बीच में मध्य सहसंयोजी बंध पाया जाता है उसे सहसंयोजी ठोस कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? सहसंयोजी ठोस कहा जाता है। इसे सहसंयोजी ठोस कहा जाता है। इसे नेटवर्क ठोस के भी नाम से जानते हैं। अब यहाँ से सवाल यह आता है कि सहसंयोजी ठोस कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर समझ लीजिए कि हीरा हो गया, हीरा भी एक प्रकार का क्या है? सहसंयोजी ठोस है। दूसरा बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि हीरा के साथ साथ ग्रेफाइट भी क्या है? आपका सहसंयोजी है। सिलिकॉन कार्बाइड एक आता है, क्या आता है? सिलिकॉन कार्बाइड। यहाँ पर लिख देते हैं SiC। क्या लिखते हैं? SiC। सिलिकॉन कार्बाइड भी एक प्रकार क्या है? सहसंयोजी ठोस। तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं? ETC लिख देते हैं, यानी कि सहसंयोजी ठोस हो गया। कोई दिक्कत है इसमें? तो बोलिएगा कि सर दिक्कत नहीं है। तो चलिए जब दिक्कत नहीं है तो यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कि सहसंयोजी ठोस या नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं। क्या बोलेगा कि वैसा ठोस जिसका अवयवी कण क्या होता है? परमाणु होता है, और उस परमाणुओं के मध्य कौन सा बंध बनता है? सहसंयोजी बंध बनता है। तो वैसे ठोस को सहसंयोजी ठोस कहा जाता है। जैसे हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, ETC हो गया। आप लोग ध्यान रखिएगा, यह बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है। एग्जाम्पल भी यहाँ से आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सहसंयोजी ठोस है, तो ऐसा आप लोग बता दीजिए। ठीक है, तो चलिए अब सहसंयोजी ठोस का हम लोग क्या पढ़ लेते हैं? गुण पढ़ लेते हैं। तो लिखिए सहसंयोजी ठोस का गुण। सहसंयोजी ठोस का गुण। सहसंयोजी ठोस का गुण। प्रॉपर्टी ऑफ कोवैलेंट सॉलिड। देखिए पहला है कि यह प्रायः कठोर होता है। लिखेंगे पहला, यह प्रायः कैसा होता है? कठोर होता है। यह प्रायः कैसा होता है? कठोर होता है। और दूसरा याद रखिएगा गुण में कि इसका गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। क्या होता है? उच्च होता है। गलनांक एवं क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है। कोई दिक्कत है इसमें? तो बोलेगा कि सर नहीं है। नेक्स्ट है, यह सहसंयोजी ठोस विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। सहसंयोजी ठोस क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। यह ध्यान में रखिएगा, एकदम आवश्यक है। सहसंयोजी ठोस विद्युत का कुचालक होता है। लेकिन इसमें क्या है? अपवाद है बाबू। क्या है? अपवाद है। देखिए एक ग्रेफाइट है, नोट में यहाँ पर लिख देते हैं, लेकिन इसी में लिख देते हैं, लिखिए लेकिन ग्रेफाइट एक प्रकार का कौन सा ठोस है? तो बोलेगा कि ग्रेफाइट एक प्रकार का सहसंयोजी ठोस है। लेकिन ग्रेफाइट जो है वह विद्युत का कुचालक नहीं होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है? सुचालक होता है। ग्रेफाइट कैसा होता है? विद्युत का सुचालक होता है। यानी कि ग्रेफाइट एक प्रकार का सहसंयोजी ठोस है,
ग्रेफाइट एक प्रकार का ससंयोजी ठोस है, और जितने भी ससंयोजी ठोस है सब विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है, सॉरी कुचालक होता है। इसमें मतलब विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है, यानी कि इससे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। लेकिन जो ग्रेफाइट एक ऐसा ससंयोजी ठोस है जो विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। विद्युत का क्या होता है, सुचालक, यानी कि इससे विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ग्रेफाइट आप कहाँ देखे हैं, छोटे जब हम लोग छोटे थे तो पेंसिल से लिखते थे, पेंसिल जिससे लिखते थे ब्लैक वाला था, वही क्या है, ग्रेफाइट है। आखिर अब सवाल यह आया कि ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का सुचालक क्यों है, ग्रेफाइट विद्युत का के सुचालक काहे हो। तो ध्यान रखियो कि अच्छा विद्युत के सुचालक होके खातिर कोई भी तत्व के ओकर बहत्तम कक्ष में काची होके के चाहिए बबुआ, मुक्त इलेक्ट्रॉन होके के चाहिए। का होके के चाहिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन होके के चाहिए। अभी हम का बतेनी कि कोई भी यदि तत्व बढ़ुए तो अगर वो विद्युत के सुचालक होकर हुए, अर्थात ओकरा से विद्युत धारा के प्रवाह होकर हुए, तो ओकर बहत्तम कक्ष में मुक्त इलेक्ट्रॉन होके के चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन होके के चाहिए, या ओकरा के बोल सकिले जब फालतू इलेक्ट्रॉन होके के चाहिए। तो ग्रेफाइट एक प्रकार के समझो कि अधातु हो। ग्रेफाइट एक प्रकार के का हो, अधातु। ग्रेफाइट एक प्रकार के का हो, अधातु। और अधातु के बहत्तम कक्ष में एको इलेक्ट्रॉन ना रहेला, बहत्तम कक्ष में फालतू इलेक्ट्रॉन ना रहेला, फ्री इलेक्ट्रॉन ना रहेला, अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉन ओकर बहत्तम कक्ष में ना रहेला। लेकिन ग्रेफाइट एगो ऐसा अधातु हटुए जेकर बहत्तम कक्ष में काची रहेला, मुक्त इलेक्ट्रॉन रहेला। काची रहेला, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और इहे मुक्त इलेक्ट्रॉन का करेला, इहे मुक्त इलेक्ट्रॉन का करेला, आवेश के एक जगह से लेके दूसरा जगह ले जाए के कार्य करेला। ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन बढ़ुए आवेश के एक जगह से दूसरा जगह ले जाके क्या करेला, कार्य करेला। आ तू विद्युत धारा के डेफिनेशन ये न पढ़ले बड़ा कि आवेशों के सतत प्रवाह को क्या कहा जाता है, विद्युत धारा। यानी कि आवेश के सतत प्रवाह यानी कि लगातार प्रवाह, एकदम लगातार प्रवाह होकर ओकरे के क्या कहल जाला, विद्युत धारा। तो बताइए आवेश जो होखेला तत्व से अगर कोई तत्व बढ़ुआ, अगर ओकर बहत्तम कक्ष में मुक्त इलेक्ट्रॉन बा, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश के एक जगह से दूसरा जगह ले जाता, अर्थात एकरा मतलब का भइल कि एकरा से विद्युत धारा के प्रवाह होता। और जब विद्युत धारा के प्रवाह होकर तो विद्युत के का हो, सुचालक हो। विद्युत के का हो, सुचालक हो। क्लियर हो गई। तो ये समझ के समझ गई जा कि जितना भी ससंयोजी ठोस विद्युत के कुचालक होकेला, लेकिन ग्रेफाइट जो हटुए विद्युत के सुचालक होकेला। काहे होकेला हमनी के सब बात जैसे का हो गई, समझ गई जा। ग्रेफाइट एक प्रकार के अधातु हटुआ, और अधातु के बहत्तम कक्ष में एको फालतू इलेक्ट्रॉन बाहर में ना रहेला, फ्री इलेक्ट्रॉन ना रहेला। लेकिन ग्रेफाइट एगो ऐसा अधातु हो, ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु हो जेकर बहत्तम कक्ष में मुक्त इलेक्ट्रॉन होकेला, और उहे मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश के एक जगह से दूसरा जगह ले जाके काची करला, कार्य करेला, जौना के कारण हमनी को कर से विद्युत धारा के प्रवाह होखेला। यही चलते ग्रेफाइट कंपनी के बोलिए जा विद्युत के क्या है, सुचालक है। कोई दिक्कत है इसमें तो बोलेगा कि सर दिक्कत नहीं है। अब देखिए दो बात ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखिएगा कि एक ध्यान रखिएगा ग्रेफाइट, क्या ध्यान रखिए, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, और एक ध्यान रखिए हीरा। इससे दोनों से एक प्रश्न आते हैं, प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आता है कि जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है, तो बोलेगा ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। क्यों सुचालक होता है, क्योंकि इसके बहत्तम कक्ष में क्या होते हैं, क्योंकि इनके बहत्तम कक्ष में बाबू क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो हीरा होता है वह विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। विद्युत का क्या होता है, कुचालक, क्योंकि इसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। समझ में आ गया। जो ग्रेफाइट है विद्युत का क्या है, सुचालक, और हीरा जो है विद्युत का क्या है, कुचालक है। जो बाबू ग्रेफाइट होता है, क्या होता है, ग्रेफाइट यह मुलायम होता है। कैसा होता है, मुलायम। लेकिन जो हीरा है वह कैसा होता है, कठोर होता है। अगर एग्जाम में पूछ दे कि विश्व की सबसे कठोर वस्तु क्या है, तो आप लोग बताइएगा हीरा। सबसे कठोर पदार्थ क्या है, हीरा। सबसे कठोर पदार्थ क्या है, हीरा। चलिए समझ में आ गया सर, हमको कोई दिक्कत नहीं है। एक बात और रखिए कि आखिर मुलायम क्यों होता है, क्योंकि इसमें परतीय संरचना बनता है। कैसा संरचना बनता है, परतीय संरचना। ग्रेफाइट में कैसा संरचना बनता है, परतीय संरचना बनता है, जिसके कारण ग्रेफाइट एकदम चिकना दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, चिकना। कैसा दिखाई देता है, चिकना, एकदम स्मूथ। क्यों, क्योंकि इसमें कौन सा संरचना बनता है, परतीय संरचना, और इसी के कारण यह कैसा होता है, मुलायम होता है। कैसा होता है, मुलायम। तो अगर एग्जाम में आ जाएगा बताइए ग्रेफाइट चिकना एवं मुलायम क्यों होता है, तो लोग बोलेगा कि ग्रेफाइट में परतीय संरचना बनता है, जिसके कारण यह चिकना एवं क्या होता है, मुलायम होता है। कोई दिक्कत, तो बोलेगा कि सर दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बात समझिए कि ग्रेफाइट में जो संकरण होता है, ग्रेफाइट में जो संकरण होता है वो sp3 होता है। ग्रेफाइट में संकरण कैसा होता है, सॉरी
ग्रेफाइट में संकरण sp2 होता है। कैसा होता है? sp2। और जो हीरा होता है, हीरा में जो संकरण होता है, हीरा में जो संकरण होता है sp3 होता है। इसको एकदम ध्यान में रख लीजिए, ध्यान में रख लीजिए कि हीरा में संकरण कैसा होता है sp3 और ग्रेफाइट में कैसा संकरण होता है sp2 संकरण होता है। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। और एक बात ध्यान रखिए कि जो हीरा है इसका अपवर्तनांक, इसका क्या होता है? अपवर्तनांक होता है 2.42। 2 कितना होता है? 42। 2.42। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट बात ध्यान रखिए कि जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट की संरचना पूछता है, एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि जो ग्रेफाइट है उसकी संरचना कैसी होती है। तो ध्यान रखिएगा कि हेक्सागोनल। कैसा होता है? हेक्सागोनल। इस हेक्सागोनल को बोलते हैं हम लोग षटकोणीय। कैसा बोलते हैं? षटकोणीय। हेक्सागोनल बोलिए या षटकोणीय बोलिए, कोई दिक्कत है नहीं। तो पूछ देगा कि ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है, तो आप लोग बोलिएगा हेक्सागोनल होता है या षटकोणीय होता है। नेक्स्ट, अगर पूछ रहे कि हीरा का संरचना कैसा होता है, तो हीरा का संरचना होता है बाबू चतुष्फलकीय। कैसा होता है? चतुष्फलकीय। कैसा होता है? चतुष्फलकीय। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अब आप लोग संरचना देख लीजिए, संरचना आपको हम बता देते हैं, ठीक है। देखिए ये हो गया हीरा का संरचना, और नेक्स्ट हो गया ये देखिए परतीय संरचना। देखिए बता रहे हैं आपको, देखिए ये है हीरा की संरचना। क्या है? हीरा की संरचना क्या है? हीरा की संरचना देख लीजिए कैसा है। और ये है ग्रेफाइट की परतीय संरचना। देखिए कैसा है परतीय संरचना। देखिए परत दर परत है। कैसा है? परत दर परत। ये कैसा है? परतीय संरचना। इसी के कारण यह चिकना एवं क्या होता है? मुलायम होता है। और इसकी संरचना कैसी होती है? तो इसकी संरचना कैसी होती है? चतुष्फलकीय होती है। कैसी होती है? चतुष्फलकीय है संरचना। कोई दिक्कत है इसमें? तो बोलेगा कि सर दिक्कत इसमें तो हम लोग को नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट बात समझ लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? लिख लीजिए कॉपी में, आप लोग नोट कीजिए। हो गया? नेक्स्ट प्रश्न है कि कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है? कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है? कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है? देखिए कांच एक प्रकार का क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस। देखिए अतिशीतित द्रव का अर्थ ही होता है, अतिशीतित द्रव का अर्थ, अतिशीतित द्रव का मतलब क्या होता है? अक्रिस्टलीय ठोस। यानी कि कांच को अक्रिस्टलीय ठोस या अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि कांच एक प्रकार का अक्रिस्टलीय ठोस है, और कांच में एक गुण बहने का पाया जाता है, बहने का गुण पाया जाता है। कांच में द्रव के समान बहने का गुण पाया जाता है। डिफिनेशन क्या होगा? देखिए क्या बताएं कि कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है और कांच में द्रव के समान बहने का गुण पाया जाता है। द्रव के समान कैसा गुण पाया जाता है? बहने का गुण पाया जाता है। इसीलिए कांच को हम लोग क्या बोलते हैं? अतिशीतित द्रव कहते हैं। तो आप लोग को बोलेगा कि सर कैसे पता आपको कि इसमें बहने का गुण पाया जाता है? तो देखिए कि यदि किसी का घर पुराना हो गया होगा, बहुत पहले का दादा वादा बनाए होंगे यदि घर, देखिए कि जो जंगला होता है, जंगला पे शीशा लगा होगा, तो शीशा को यदि आप लोग पुराना जंगला, नया जंगला नहीं बोल रहा, पुराना जंगला, तो देखिएगा कि ऊपर में अगर टच कीजिएगा, ऊपर में आपको पतला टाइप का मतलब थोड़ा महसूस होगा, और जैसे ही आप लोग नीचे आइएगा थोड़ा सा मोटा टाइप का महसूस होगा, मोटा, थोड़ा सा मोटा। यानी कि अब बताइए जब कांच लगा होगा तो उसमें ऊपर वाला पतला, नीचे वाला मोटा होगा? तो नहीं होगा, एकदम सेम साइज का होगा, वो जितना मोटा है उतना ही मोटा होगा। लेकिन क्या होगा कि कुछ समय बीतते क्या हुआ कि उसमें द्रव के समान बहने का गुण आ जाता है। किसमें? कांच में। जिसके कारण ऊपर से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कहा जाता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे बैठ जाता है, और जो कांच है नीचे से कैसा हो जाता है? मोटा हो जाता है। इसलिए हम लोग कांच को क्या बोलते हैं? अतिशीतित द्रव बोलते हैं। तो डिफिनेशन हम कैसे लिखे? कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है? तो बोलेगा कि कांच को अतिशीतित द्रव कहा जाता है। कांच को अतिशीतित द्रव कहा जाता है। अतिशीतित द्रव कहा जाता है। और कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है। कैसा ठोस है? अक्रिस्टलीय। कांच कैसा ठोस है? अक्रिस्टलीय। कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है। कांच अक्रिस्टलीय ठोस है। कांच कैसा ठोस है? अक्रिस्टलीय ठोस है। कांच कैसा है? अक्रिस्टलीय ठोस है, जिसमें द्रव के समान
द्रव के समान बहने का गुण, द्रव के समान बहने का गुण पाया जाता है, द्रव के समान बहने का गुण पाया जाता है। बोल रहे अभी क्या बोले हम कि कांच को अतिशीतित द्रव कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि लिख लीजिए, कांच को अतिशीतित द्रव कहा जाता है, कांच को अतिशीतित द्रव कहा जाता है क्योंकि कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है जिसमें द्रव के समान बहने का गुण पाया जाता है, द्रव के समान बहने का गुण पाया जाता है, द्रव के समान बहने का गुण पाया जाता है। इसीलिए कांच को अतिशीतित द्रव कहा जाता है, कांच को अतिशीतित द्रव कहा जाता है। नेक्स्ट लिख लीजिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, समझिए। सारा जो भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सब भी यही क्वेश्चन है कि कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है, क्योंकि कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है और इसमें द्रव के समान बहने का गुण पाया जाता है, इसीलिए कांच को अतिशीतित द्रव कहा जाता है। चलिए लिख लीजिए, ठीक। नेक्स्ट है कि चांदी विद्युत का अच्छा चालक है क्यों, चांदी विद्युत का अच्छा चालक है क्यों है। अच्छा बताइए, अच्छा चालक का मतलब क्या हुआ कि इससे विद्युत धारा का प्रवाह एकदम बढ़िया से होगा, विद्युत धारा का प्रवाह क्या होगा, अच्छा से होगा। विद्युत का चालक है, विद्युत का क्या है, चालक। अच्छा, विद्युत का चालक कोई भी वस्तु क्यों होता है, क्योंकि उसके पास क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। कोई भी वस्तु से यदि विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है तो इससे यह स्पष्ट होता है कि अगर कोई भी तत्व है, अगर उससे विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है तो इससे यह स्पष्ट होता है कि उसके महत्तम कक्ष में क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, उसके महत्तम कक्ष में क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, जिसके कारण उससे विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। तो चांदी विद्युत का अच्छा चालक है, अर्थात चांदी के महत्तम कक्ष में क्या होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, बहुत क्या होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन, बहुत क्या होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण इसकी चालकता क्या होती है, बढ़ जाती है। चालकता क्या होती है, बढ़ जाती है, यानी कि चालकता क्या होती है, बढ़ जाती है। और चांदी एक प्रकार का क्या है, धातु है। क्या है, धातु। और जब धातु है तो उसके महत्तम कक्ष में बहुत सारे क्या होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसके कारण इससे विद्युत धारा का प्रवाह एकदम तेजी से होगा, एकदम तेजी से होगा पूरा। तो जब तेजी से होगा तो इसकी चालकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, चालकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं चांदी विद्युत का अच्छा चालक है। हो गया, खत्म। चांदी विद्युत का अच्छा चालक क्यों है, तो आप लोग क्या बोलेगा कि चांदी के महत्तम कक्ष में सबसे ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबसे ज्यादा, बहुत अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इसकी चालकता क्या होती है, बढ़ जाती है, जिसके कारण इसकी चालकता क्या होती है, बढ़ जाती है। और धातुओं में सबसे अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉन किसमें होता है, चांदी में होता है। चालकता बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है, वह विद्युत का अच्छा चालक होता है। तो डिफिनेशन आप लोग लिख लीजिए, कैसे लिखिएगा बताइए, बोलिए आप लोग बोलिएगा, लिखिए, बोलिए जल्दी बोलिए, लिखे, लिख दें, चलिए लिखिए। चांदी विद्युत का अच्छा चालक है, अच्छा चालक है क्योंकि चांदी में सभी धातु के मुकाबले इसमें सभी धातु के मुकाबले इसमें ज्यादा, सबसे ज्यादा, सभी धातु के मुकाबले ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण इसकी चालकता बढ़ जाती है, जिसके कारण इसकी चालकता बढ़ जाती है, इसीलिए यह विद्युत का अच्छा चालक है, अच्छा चालक है, इसलिए यह विद्युत का क्या है, अच्छा चालक है। इसकी चालकता, चांदी की चालकता
चांदी की चलकता 63.01 गुने 10 के पावर 6 होता है। अगर एग्जाम में पूछ दे कि चांदी की चलकता कितना होता है तो आप लोग बोलिएगा कि 63.01 गुने 10 के पावर 6 होता है। कोई दिक्कत है इसमें? तो सर इसमें दिक्कत हमको नहीं है। बता दीजिएगा चांदी विद्युत का अच्छा चालक क्यों है? तो चांदी विद्युत का अच्छा चालक है क्योंकि चांदी में सभी धातु के मुकाबले इसमें ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण इसकी चालकता बढ़ जाती है, इसीलिए यह विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। इसीलिए इस विद्युत का क्या है? सबसे अच्छा चालक है। इसकी चालकता कितनी होती है? तो लोग बोलेगा 63.01 10 के पावर 6। चलिए नेक्स्ट देखिए, अष्टफलकीय तथा चतुष्फलकीय तथा अष्टफलकीय रिक्तिका से आप क्या समझते हैं? चलिए बिना समय गवाए हुए हम लोग लिखते हैं कौन सा? चतुष्फलकीय रिक्तिका। देखिए रिक्तिका या इसको बोलते हैं वर्ड, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्ड। यानी कि रिक्तिका किसे बोलते हैं? तो देखिए यदि कोई ठोस निविड़ संकुलित व्यवस्था में एकदम पास निविड़ संकुलित व्यवस्था में व्यवस्थित रहते हैं तो उनके बीच में थोड़ा सा गैप बच ही जाता है। जैसे देखिए रिक्तिका के बारे में हम पढ़ाएंगे। देखिए ये क्या हो गया? ठोस हो गया। देखिए इसके बीच थोड़ा सा जगह बच गया कि नहीं बच गया? तो इसी को क्या बोलते हैं? रिक्तिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिक्तिका। तो देखिए यहाँ पर क्या है? अष्टफलकीय रिक्तिका क्या है? क्या है? अष्टफलकीय रिक्तिका, चतुष्फलकीय रिक्तिका क्या है? तो लिखिएगा डिफिनेशन। चतुष का मतलब क्या होता है बताइए? तो चतुष का मतलब 4। चतुष का मतलब 4। तो बोलिएगा कि चतुष्फलकीय रिक्तिका क्या है? तो लिखिए वह रिक्तिका जिसका निर्माण चार गोले के स्पर्श से होता है, उसे चतुष्फलकीय रिक्तिका कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? रिक्तिका कहा जाता है। चतुष्फलकीय रिक्तिका कहा जाता है। क्या बोलेगा कि वह रिक्तिका जिसका निर्माण कितने गोले से होता है? 4 गोले से होता है, उसे क्या कहा जाता है? चतुष्फलकीय रिक्तिका। याद कीजिए, वैसा रिक्तिका जिसका निर्माण 4 गोले के स्पर्श से होता है, यानी कि 4 गोले के टच से होता है, उसे क्या कहा जाता है? चतुष्फलकीय रिक्तिका। आखिर अब बताइए, चतुष्फलकीय रिक्तिका का निर्माण 4 गोले से होता है, तो कैसे कैसे गोले को रखेंगे कि रिक्तिका बन जाएगी? कौन सी रिक्तिका? चतुष्फलकीय रिक्तिका। तो ऐसा समझिए, देखिए कि चतुष्फलकीय रिक्तिका का निर्माण चतुष्फलकीय रिक्तिका का निर्माण 3 गोले के ऊपर एक गोला या एक गोले के ऊपर 3 गोले से होता है। ई का लिख दिए। यानी कि जो चतुष्फलकीय रिक्तिका का निर्माण होगा, इसमें कितने गोले रहते हैं? 4 गोले के स्पर्श से बनता है। तो हम बोलेंगे कि एक गोला के ऊपर, कितने गोला के ऊपर? एक गोला के ऊपर कितना गोला हो जाएगा? 3 गोला। या 3 गोले के ऊपर कितना गोला हो जाएगा? 1 गोला। तो इसमें जो रिक्तिका बनेगी उसी रिक्तिका को हम लोग बोलते हैं चतुष्फलकीय रिक्तिका। क्या बोलते हैं? चतुष्फलकीय रिक्तिका। अब बोलेगा कि सर कैसे बनता है? तो देख लीजिए कैसे बनता है चतुष्फलकीय रिक्तिका। हम बोले कि 3 गोला के ऊपर 1 गोला। देखिए मान लीजिए कि एक गोला हो गया, ये दूसरा गोला हो गया, ये तीसरा गोला हो गया, इसके ऊपर 1 गोला रहेगा। इसके ऊपर कितना गोला? 1 गोला। तो बताइए यहाँ पे देखिए रिक्तिका बन रहा है, यहाँ पर रिक्तिका बन रहा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं चतुष्फलकीय रिक्तिका। क्या बोलते हैं? चतुष्फलकीय रिक्तिका। या हम बताए, देखिए कैसा है? 3 गोले के ऊपर कितना गोला है? 1 गोला। 3 गोले के ऊपर 1 गोला। या 1 गोले के ऊपर कितने गोले होंगे? 3 गोले। देखिए ये हो गया 1 गोला। देखिए
ये हो गया एक गोला, कितना गोला हो गया? एक गोला। इसके ऊपर कितना गोला होगा? 3 गोला। देखिए, एक गोला, 2 गोला, कितना गोला हो गया? 3 गोला। देखिए तो यहाँ पर रिक्तिका बना कि नहीं बना? देखिए तो ये रिक्तिका बना कि ना बना? बना। तो इसी को बोलते हैं हम लोग चतुष्फलकीय रिक्तिका। क्या बोलते हैं? चतुष्फलकीय रिक्तिका। तो बोलेगा कि चतुष्फलकीय रिक्तिका किसे कहते हैं? तो आपको क्या ऐसे डायग्राम आपको बनाना है, डायग्राम आपको बनाना है। तो क्या बोलेगा? बोलेगा कि बोलिएगा डिफिनेशन क्या बोलेगा कि वह रिक्तिका जिसका निर्माण 4 गोले के स्पर्श से होता है, वह रिक्तिका जिसका निर्माण 4 गोले के स्पर्श से होता है। देखिए तो 4 गोला है, सब टच किया हुआ है, स्पर्श किया हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? तो क्या बोलेंगे कि चतुष्फलकीय रिक्तिका। इसका निर्माण कैसे होता है? तो 3 गोला के ऊपर 1 गोला रख दीजिए तो 4 गोला कंप्लीट हो गया। तो उसके बीच देखिए तो एक रिक्तिका बना है, तो इसका क्या बोलेंगे? चतुष्फलकीय रिक्तिका। या 1 गोला है, उसके ऊपर कितना गोला रख दिया? हम 3 गोला रख दिए, तो बताइए यहाँ पर भी रिक्तिका बना, यहाँ पर भी क्या बना? रिक्तिका बना। तो इस रिक्तिका को क्या बोलेंगे हम लोग? चतुष्फलकीय रिक्तिका। क्या बोलेंगे हम लोग? चतुष्फलकीय रिक्तिका। कोई दिक्कत है? बोलेंगे सर नहीं दिक्कत है। तो देखिए एक इमेज आपको हम दिखा देते हैं। देखिए इमेज आपको हम दिखाते हैं। देखिए आपको हम एक इमेज दिखाते हैं। देखिए देखिए अच्छा चलिए, बड़ा नहीं होगा। देखिए देखिए यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर क्या है? 3 गोला, 1 गोला, 2 गोला और कितना गोला हो गया? 3 गोला। 3 गोला के ऊपर एक देखिए तो यहाँ से गोला आ रहा है, तो कितना गोला हो गया? 3 गोला। देखिए अब जब इसको देखिएगा पीछे से जब देखिएगा तो इसके अंदर एक गैप है, उसी गैप को हम लोग बोलते हैं चतुष्फलकीय रिक्तिका। देखिए 3 गोला नीचे है, उसके ऊपर कितना गोला है? 1 गोला। देखिए 3 गोला पीछे है, उसके ऊपर कितना गोला है? 1 गोला है, तो इसी को बोलते हैं चतुष्फलकीय रिक्तिका। अब वो पूछता है चतुष्फलकीय रिक्तिका का समन्वय संख्या कितना होता है? आप लिखिए चतुष्फलकीय जो रिक्तिका है उसका समन्वय संख्या। तो लिखिए चतुष्फलकीय रिक्तिका का, चतुष्फलकीय, ध्यान में रखिएगा एग्जाम में सब पूछा गया सवाल है। चतुष्फलकीय रिक्तिका का समन्वय संख्या, समन्वय संख्या समन्वय संख्या कितना होता है? 4 होता है। समन्वय संख्या किसको बोलते हैं? एक गोला जितने गोले को स्पर्श करता है उसे क्या कह सकते हैं? समन्वय संख्या। तो रिक्तिका पूछा है तो पूछेंगे कि जो इसके अंदर रिक्तिका बना हुआ है, रिक्तिका वो कितने गोले को स्पर्श कर रहा होगा? तो बोलेगा कि 1 2 3 और 4, तो 4 गोला का स्पर्श कर रहा होगा, इसलिए इसका समन्वय संख्या कितना हो गया? 4 हो गया। इसमें कोई दिक्कत है आपको? तो बोलेगा कि सर दिक्कत नहीं है। एक और प्रश्न आता है कि समन्वय संख्या का त्रिज्या अनुपात कितना होता है? समन्वय संख्या का त्रिज्या अनुपात कितना होता है? R बटा में क्या हो गया? R बटा में R। त्रिज्या अनुपात कितना होता है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि 0.225, 0.225 याद रहेगा? तो बोलेगा कि सर हाँ याद रहेगा। पूछेंगे कि चतुष्फलकीय रिक्तिका का त्रिज्या अनुपात कितना होगा? तो बोलिएगा कि त्रिज्या अनुपात कितना होगा? तो 0.225, या इसको जब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो R बराबर 0.225 R भी हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है? तो बोले कि सर दिक्कत तो इसमें नहीं है, दिक्कत इसमें नहीं है। तो चलिए इसमें कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। एक और बात ध्यान रख लीजिए, एक और बात यहाँ से ध्यान रखिए, सब लिख लीजिएगा, हिंदी में अपना लिख लीजिएगा कि त्रिज्या चतुष्फलकीय रिक्तिका का त्रिज्या अनुपात R बटा में R बराबर 0.225 होता है। अगला बात यहाँ से याद रखिएगा ये वाला बात कि यदि कोई संरचना बना हुआ है, कोई क्या बना हुआ है? 3D संरचना बना हुआ है, और उसमें आप अगर देखना चाहते हैं कि उसमें कितना चतुष्फलकीय रिक्तिका बना हुआ है, तो उसका एक सूत्र होता है जिसको बोलते हैं 2n। क्या होता है सूत्र? 2n। आप लोग याद रखिए कि चतुष्फलकीय रिक्तिका की संख्या ज्ञात करनी हो, चतुष्फलकीय रिक्तिका की संख्या ज्ञात करनी हो तो उसके लिए सूत्र होता है 2n, जहां n जो है गोले की संख्या है। क्या है? गोले की संख्या। गोले की क्या है? संख्या है। गोले की क्या है? संख्या है। तो यहाँ पर चतुष्फलकीय रिक्तिका, आप लोग चतुष्फलकीय रिक्तिका ज्ञात कर देंगे। यदि चतुष्फलकीय रिक्तिका ज्ञात करना हो तो उसके लिए सूत्र 2n होता है, जहां n क्या है? गोले की संख्या है। तो आप लोग ये सब क्या कीजिए? लिख लीजिए।
कोई दिक्कत है इसमें? कोई भी दिक्कत या परेशानी हो तो बता सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है? ठीक है बबुआ, तो चलो एक और प्रश्न हमके समझ लो। नेक्स्ट प्रश्न का बा, नेक्स्ट प्रश्न का बा देखो, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है क्या? अष्टफलकीय रिक्तिका। हाँ, क्या है? अष्टफलकीय रिक्तिका, अष्टफलकीय रिक्तिका। बताइए अष्टफलकीय रिक्तिका क्या होगा? अष्टफलकीय रिक्तिका में देखिए डिफिनेशन पहले बता देते हैं कि देखिए इसका निर्माण, किसका निर्माण? अष्टफलकीय रिक्तिका के निर्माण, इसका निर्माण 6 गोले के स्पर्श से होता है, स्पर्श से होता है। एक बात यहाँ पर ध्यान रखिए, पूछेंगे कि अष्टफलकीय रिक्तिका क्या है, तो बोलेगा कि वह रिक्तिका जिसका निर्माण, वह रिक्तिका, पूरा डिफिनेशन लिख दे। चलिए पूरा डिफिनेशन लिख देते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाइएगा। वह रिक्तिका जिसका निर्माण, एकदम सेम पिछले जैसा, वह रिक्तिका जिसका निर्माण 6 गोले के स्पर्श से होता है, 6 गोले के स्पर्श से होता है, 6 गोले के स्पर्श से होता है, उसे अष्टफलकीय रिक्तिका कहा जाता है, उसे अष्टफलकीय रिक्तिका कहा जाता है। कोई दिक्कत है इसमें? तो बोलेगा कि सर दिक्कत नहीं है। अच्छा, जब अष्टफलकीय रिक्तिका बन गया तो इसका कैसे बनेगा? तो बोलेगा कि इसका निर्माण देखिए, किसका निर्माण? अष्टफलकीय का निर्माण, इसका निर्माण 3 गोले के ऊपर, 3 गोले के ऊपर 3 गोला, 3 गोले के ऊपर 3 गोले या 4 गोले के ऊपर एक गोला, 4 गोले के ऊपर एक गोला और एक गोला, 4 गोले के ऊपर कितना गोला? 4 गोले के ऊपर एक गोला कैसे रहेगा? 4 गोले के ऊपर, अच्छा 4 गोले के ऊपर और नीचे, ऐसे लिख देते हैं, ऊपर और नीचे, अच्छा रहेगा ऐसे। 4 गोले के ऊपर और नीचे एक गोला, कितना गोला? एक गोला। इसका निर्माण 3 गोले के ऊपर 3 गोला, 3 गोले के ऊपर 3 गोला या 4 गोले के ऊपर एक आगे गोला एक पीछे गोला, आगे गोला या पीछे गोला से होता है। कोई दिक्कत है? तो बोलेगा कि सर तो दिक्कत तो नहीं है, दिक्कत एकदम है। देखिए तो बोलेगा कि सर कैसे होगा? 3 गोले के ऊपर 3 गोला या 4 गोले के ऊपर एक आगे गोला या एक पीछे गोला। तो समझिए, देखिए क्या बोले? 3 गोले के ऊपर 3 गोला, एक गोला, 2 गोला, 3 गोला हो गया। अब इसके ऊपर भी कितना गोला होगा? 3 गोला, बताए ना अभी। देखिए, एक गोला, दूसरा गोला और ये कितना गोला हो गया? तीसरा गोला। तो बताया, हम पूछेंगे कि बताइए इसमें कि देखिए तो यह है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे कि अष्टफलकीय रिक्तिका। क्या बोलेंगे? अष्टफलकीय रिक्तिका। या देखिए 3 गोले के ऊपर कितना गोला है? 3 गोला या 4 गोले के ऊपर एक आगे गोला एक पीछे गोला। जैसे कि देखिए 1 गोला, 2 गोला, 3 गोला और कितना गोला हो गया? 4 गोला। तो देखिए एक आगे गोला, एक कैसा होगा? आगे से एक कहां से होगा? पीछे से। देखिएगा कहां से होगा? पीछे से एक गोला। कैसा हो गया? पीछे से एक गोला। तो इसमें जो रिक्तिका बनेगी वह कौन सी रिक्तिका होगी? तो आप लोग क्या बोलिएगा? तो इसमें कौन सी रिक्तिका होगी? तो आप लोग बोलिएगा कि इसमें रिक्तिका होगी अष्टफलकीय रिक्तिका। कैसा रिक्तिका होगा? तो अष्टफलकीय रिक्तिका होगा, जिसमें आप लोग को कोई दिक्कत है? तो दिक्कत नहीं है। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर जो रिक्तिका बना है, ये रिक्तिका कितने गोले को स्पर्श कर रहा है, कितने गोले को टच कर रहा है? तो बोलेगा कि सर इसमें जो रिक्तिका है 3 गो गोले, देखिए 1 2 3 गो गोला ये हो गया, अब पीछे वाला 3 गो गोला 1 2 3, तो कितने गोले को टच कर रहा है? तो 3 3 6 गोला। तो यही तो है समन्वय संख्या। हम बोलेंगे कि अष्टफलकीय रिक्तिका का अष्टफलकीय रिक्तिका का समन्वय संख्या
समन्वय समन्वय संख्या कितना होता है? 6 होता है, क्योंकि वह रिक्तिका कितने गोले को टच कर रही है? 6 गोले को टच कर रही है, इसलिए समन्वय संख्या कितना हो गया? 6 हो गया। अगर इसमें पूछ देगा कि इसका त्रिज्या अनुपात क्या होता है, किसका? अष्टफलकीय रिक्तिका का त्रिज्या अनुपात कितना होता है? तो आप लोग बोलिएगा त्रिज्या अनुपात r बाई r बटा में r बराबर 0.414। 0 कितना होता है? 414। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं दिक्कत है। नेक्स्ट बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए कि कोई 3D डायग्राम है और उसमें जो कण है उसमें हम बोलेंगे कि अष्टफलकीय रिक्तिका कितना है, तो उसके लिए एक सूत्र है। उसके लिए क्या सूत्र है? n सूत्र है। क्या सूत्र है? n का मतलब क्या हो गया? गोले की संख्या। गोले की संख्या जितना रहेगा अष्टफलकीय रिक्तिका उतना ही रहेगा। कोई दिक्कत है इसमें? तो बोलिएगा कि सर दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बुझल बबुआ? तो ऐसा के तू लोग इनका करो कि पढ़ के कॉपी में पूरा लिख लो। वीडियो लंबा बा हमार बुझाता, लेकिन हम समझा के एक गो पॉइंट तारा के समझेले बानी। अगर वीडियो तार लागत है कि थोड़ा धीरे धीरे बा तो करा के थोड़ा फास्ट कर लो। वीडियो के फास्ट करके देखो, सब टोटल समझ में आई, लेकिन ऐसा के पढ़ब तब बुझाई। ई हो गई सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन से एग्जाम में जितना भी प्रश्न आइल बा पांचों से, ओकर हम अभी क्या कराते हैं? ऑब्जेक्टिव पूरा फास्ट में रिवीजन करा देते हैं। तो एजा से तू लोग इनका करो, देखे के प्रयास करो। तो चलिए तू लोग इनका बतिया अपने आप से जितना क्वेश्चन तहार सही होई, जितना क्वेश्चन सही होई तो सही वाला क्वेश्चन कमेंट में टाइप करिए कि कितना सही बा आ कितना गलती भइल, उ गलती वाला क्वेश्चन के तू का करिए टाइप करिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहिल का काती बड़ुए कि बेरवादार ठोस का उदाहरण है बबुआ हमार। क्या पूछत रुए? बेरवादार ठोस। बेरवादार ठोस के करा के कहल जाला? अक्रिस्टलीय ठोस के। तो बताओ बेरवादार अक्रिस्टलीय ठोस के कहल जाला बेरवादार ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस कौन बड़ुए? रबर। तो बेरवादार ठोस कौन हो गई? तो क्या बोलबो? रबर डी। हीरा कौन ठोस? अक्रिस्टलीय ठोस। ग्रेफाइट कौन ठोस? अक्रिस्टलीय ठोस। नमक कौन ठोस? अक्रिस्टलीय ठोस। लेकिन जो रबर बड़ुए ई कौन हटुए? अक्रिस्टलीय ठोस बोला या बेरवादार ठोस बोला या अतिशीतित द्रव बोला। कोई दिक्कत बा में? तो बोलबो कि ना भैया हमार तेकरा में कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं के बुझात, कोई भी दिक्कत या परेशानी हमार नहीं के बुझात। तो नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन बता दो एकदम तेजी में कि निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस है? देखो कब पूछल बड़ुए? 2021 में प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? बताइए NaCl होगा, ZnCl होगा, कांच होगा कि SiC होगा? क्या होगा? SiC होगा। तो आप लोग क्या बताइएगा कि इसमें जो कांच है क्या है? कांच है। कांच एक प्रकार का क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस है। कांच एक प्रकार का क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस है। कांच क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस। बाकी सब कौन सा ठोस है? क्रिस्टलीय ठोस। पूछेंगे कि अगर क्रिस्टलीय ठोस में भी पूछेंगे कि कौन कौन सा ठोस है, तो बताइए NaCl कौन सा ठोस है? तो बोलेगा आयनिक ठोस। SiCl कौन सा ठोस है? तो अभी हम आपको बताएं कि सहसंयोजी ठोस या नेटवर्क ठोस है। बात समझ में आ गया? जब उसको हम पढ़ाएंगे तो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए ठीक है। तो इसमें कौन सा क्या क्या सवाल पूछा है? ये अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण कौन है? तो आप लोग क्या बताइएगा कि यहाँ पर अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण कांच है। ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई। चलिए नेक्स्ट है रवा कितने प्रकार के होते हैं? रवा कितने प्रकार के होते हैं? तो बाबू आप लोग बताइएगा कि रवा कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के रवा होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के रवा होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट कितने कब पूछा गया? 2019 में पूछा गया। नेक्स्ट सवाल है आप लोग बताइए निम्नलिखित में से कौन बेरवादार ठोस है? बेरवादार ठोस हम अभी बाबू बताए। बेरवादार ठोस किसे कहते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस को। किसे कहते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस को। तो बताइए बेरवादार ठोस कौन है? बताइए जल्दी जल्दी बताइए। सॉरी, बेरवादार ठोस और कौन है? ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड को SiC बोलते हैं। क्रोम एलम क्या है? क्रोम एलम या क्वार्ट्ज ग्लास बताइए निम्नलिखित में से कौन बेरवादार ठोस है? हम आपको बता चुके हैं। बताइए ऑप्शन नंबर डी क्वार्ट्ज ग्लास जो है ये कौन सा ठोस है? बेरवादार ठोस है, यानी कि अक्रिस्टलीय ठोस है। नेक्स्ट प्रश्न समझिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस है? बताइए कब पूछा गया सवाल? 2017 और 2013 दोनों में पूछा गया सवाल है कि अक्रिस्टलीय ठोस कौन है? हीरा, ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर सी में है कांच। ऑप्शन नंबर डी में है साधारण नमक। बताइए कौन सा होगा? तो बोलेगा कि सर ये सब तीनों है क्रिस्टलीय ठोस, लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी दिखाई दे रहा है हमें कांच, जो कांच है कौन सा ठोस है?
अक्रिस्टलीय, सॉरी ये सब जितना भी है, हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, साधारण नमक हो गया जैसे NaCl हो गया, ये सब कौन सा ठोस है? क्रिस्टलीय ठोस। लेकिन जो कांच है वो कौन सा ठोस है? अक्रिस्टलीय ठोस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान दीजिए, लिखा है अष्टफलकीय रिक्तिका की त्रिज्या अनुपात क्या होता है? अभी बताएं बाबू हम, अक्रिस्टलीय सॉरी अष्टफलकीय रिक्तिका की त्रिज्या अनुपात कितना होता है? तो हम अभी बताएं 0.414 होता है। 0. कितना होता है? 414 होता है। लेकिन यही इसी में एक और सवाल पूछ देगा, इसी में एक और सवाल पूछ देगा कि बताइए चतुष्फलकीय रिक्तिका की त्रिज्या अनुपात कितना होता है? तो 0.212। 0. कितना होगा? 212। 0.212 कैस किसका? तो चतुष्फलकीय रिक्तिका का त्रिज्या अनुपात। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अष्टफलकीय पूछा है तो 0.414। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है? ग्रेफाइट की संरचना क्या है? देखिए सवाल कब पूछा गया है? 2017 में सवाल पूछा गया है कि ग्रेफाइट की संरचना क्या है? ग्रेफाइट की संरचना क्या है बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर ए में दिया है टेट्राहेड्रल, ऑप्शन नंबर बी में दिया है ऑक्टाहेड्रल, ऑप्शन नंबर सी में दिया है हेक्सागोनल, ऑप्शन नंबर डी में दिया है क्यूबिक। कैसा होगा? तो हम आपको अभी बताएं कि ग्रेफाइट में कैसा संरचना होता है? हेक्सागोनल संरचना होता है। कैसा होता है? हेक्सागोनल। और हेक्सागोनल को ही बाबू, हेक्सागोनल को ही हम लोग बोलते हैं षटकोणीय। क्या बोलते हैं? षटकोणीय। तो ध्यान में रखिएगा, अगर हेक्सागोनल दे तो हेक्सागोनल टिक कीजिएगा, अगर षटकोणीय दे तो षटकोणीय टिक कीजिएगा। कोई दिक्कत है इसमें? तो बोलेगा कि सर दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस युग में चतुष्फलक एवं अष्टफलक रिक्तियां होती है? तो देखिए जब एचसीपी और सीसीपी, एचसीपी और सीसीपी का यदि आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें क्या होगा? चतुष्फलकीय का स्ट्रक्चर कैसा होगा? चतुष्फलकीय रिक्तिका किसमें होगा? एचसीपी में। और सीसीपी में कैसा होगा? तो बोलेगा कि अष्टफलक रिक्तिका होगी। सीसीपी में कैसा होगा? अष्टफलक। और चतुष्फलक में कैसा होगा? एचसीपी। तो ऑप्शन हो गया सी, एचसीपी और सीसीपी। सवाल बाबू एग्जाम में एक और आता है, आप लोग ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। एससीपी पूछ दे कि या सीसीपी पूछ दे, अगर एग्जाम में पूछ दे कि इसका पैकिंग प्रभाज क्या होगा, संकुलन क्षमता क्या होगा, पैकिंग प्रभाज या संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता, ध्यान में रखिएगा, संकुलन क्षमता, अरे यार संकुलन क्षमता, इंग्लिश में बोलते हैं इसको पैकिंग प्रभाज। क्या बोलते हैं? पैकिंग प्रभाज। क्या बोलते हैं? पैकिंग प्रभाज। अगर इसका पैकिंग प्रभाज पूछ दे तो ध्यान में रखिएगा कि 74% होता है। कितना होता है? 74% होता है। एचसीपी या सीसीपी का पैकिंग प्रभाज कितना होता है? तो 74% होता है। और एग्जाम में पूछता है कि खाली परसेंटेज कितना होता है? तो बबुआ पैकिंग प्रभाज का मतलब का होगा कि ओकरा में जो परमाणु बड़ुए नो वो भरल कितना बा, तो भरल कितना बड़ुए तो 74 बा, खाली कितना बा? 26%। कितना बढ़ गया? 26%। कोई दिक्कत है? तो नहीं दिक्कत है। नेक्स्ट प्रश्न समझिए, यदि किसी क्रिस्टल में R प्लस R माइनस, देखिए लिखा है R प्लस बट्टा में R माइनस बड़ा है 0.414 से, यानी कि देखिए यानी कि त्रिज्या अनुपात 0.414 से छोटा है। देखिए इसका साइन का मतलब क्या हो गया कि ई बड़ा है, ये क्या है? छोटा है। और क्या है? छोटा। कैसा है? छोटा है। तो छोटा का मतलब क्या हो गया कि इससे क्या है? छोटा है। तो अष्टफलक से छोटा यानी कि चतुष्फलक है। कैसा है? चतुष्फलक। तो चतुष्फलक का इससे क्या है? छोटा है। तो जब छोटा है तो इसका क्या पूछा है? समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है, तो कितना हो जाएगा? 4। अगर इससे बड़ा पूछता तो कितना हो जाता? 6। कितना हो जाता? 6। लेकिन इससे क्या है? छोटा, यानी कि इससे क्या है? छोटा, तो यानी कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 4। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से जोड़े क्रमशः चतुष्फलक वर्ड मतलब रिक्तिका या अष्टफलक वर्ड मतलब रिक्तिका होता है। कब? 2018 में बबुआ हमार पूछल बा सवाल। तो ये बताओ कौन हुई? तो अभी हम पीछे ही बतानी है कि एचसीपी और काची हुई? सीसीपी। एचसीपी और सीसीपी। और तू अभी बतावा एचसीपी और सीसीपी का पैकिंग प्रभाज कितना होखेला? तो 74%। एकदम ध्यान में रखे के बा, कितना परसेंट होखेला? 74%। नेक्स्ट बात देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ू H2O। देखो पूरा लिखा गया बबुआ हमार H2O। देखो H2O क्वेश्चन हो H2O यानी कि बर्फ में किस प्रकार का आबंध पाया जाता है? बर्फ में किस प्रकार का आबंध पाया जाता है? बर्फ यानी कि H2O में किस प्रकार का आबंध पाया जाता है? बताइए, हाइड्रोजन बॉन्ड या मेटालिक बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड या इनमें से सभी? तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड।
चलिए बताइए कि H2O अर्थात बर्फ में किस प्रकार का अबंध पाया जाता है। यह सवाल 2019 में बाबू पूछा गया सवाल है, तो आप लोग क्या टिक लगाइएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब समझ लिए कि हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ कहाँ बनता है। यदि हाइड्रोजन फोन से अभिक्रिया कर ली बबुआ, यदि हाइड्रोजन फोन से अभिक्रिया कर ली, देखो हाइड्रोजन फ्लोरीन से अभिक्रिया करी HF, अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कलस H2O, यदि हाइड्रोजन NH3 से अभिक्रिया N से अभिक्रिया कलस तो NH3। तो इस सब में कौन बंध पावल जाला, हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन बॉन्ड पावल जाला, हाइड्रोजन बॉन्ड। ध्यान में रखिए कि जब हाइड्रोजन फोन से अभिक्रिया करी तो ओकरा में जो भी यौगिक के निर्माण हुई, सब यौगिक में कौन सा बॉन्ड बनी, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बताओ इस सब यौगिक में कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड बनी, कौन सा बॉन्ड बनी, हाइड्रोजन बॉन्ड। कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, एक अष्टफलकीय रिक्तिका में निम्नलिखित में से कितने गोले होते हैं, बताओ बबुआ अभी बताइए। अष्टफलकीय रिक्तिका में कितना गोला होखेला, 6 गो। कौ गोला होखेला, 6 गोला। कितने गोले होते हैं, 6 गोले। लेकिन अगर पूछ देगा चतुष्फलकीय में, तो बाबू चतुष्फलकीय में कितना गोला होता है, 4 गोला। कितना गोला, 4 गोला। कैसा होता है 4 गोला, तो 3 गोले के ऊपर 1 गोला या 1 गोले के ऊपर 3 गोला। इसमें बताइए 3 गोले के ऊपर 3 गोला या 4 गोले के एक ऊपर और एक नीचे गोला। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न और कुछ नहीं है, तो जितना भी आपको हम पढ़ाएं और बताइए यहाँ पे जितना आपका ऑब्जेक्टिव सही हुआ, कितना हुआ सही, जितना सही हुआ वो कमेंट में लिखिए, जितना गलत हुआ वह कहाँ लिखिए, कमेंट में लिखिए। देखते हैं किसका कितना नंबर आता है। ठीक है, तो आप लोग ये पांचों क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिए बढ़िया तरीका से, और ऑब्जेक्टिव को देखिए, सारा ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, इसीलिए हम आपको क्या करिए, बनाए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और हमारे YouTube चैनल का नाम है ग्लोबल साइंस मैग्नेट, ग्लोबल साइंस मैग्नेट। और इंस्टाग्राम पे भी है, आईडी है ग्लोबल साइंस मैग्नेट, फेसबुक पे भी है ग्लोबल साइंस मैग्नेट। तो सभी जगह हमको क्या कर दीजिए, फॉलो कर लीजिए ट्रिक के माध्यम से। इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी हम वीडियो डालते हैं, ट्रिक वाला वीडियो, तो आप लोग को वहां से भी हेल्प मिल सकता है। तो आप लोग और मन लगा के पढ़िए। आप सभी को जय हिंद, गुड नाइट, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।